हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले एक नए चैप्टर के बारे में, इसका क्या नाम है बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक। और बेटा डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में। जैसा कि बेटा मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ते टाइम बताया था कि डी ब्लॉक के अंदर जो हमको मेन कंपाउंड पढ़ने हैं बेटा वो क्या है, KMnO4 K2Cr2O7, मतलब कि मैंगनीज और क्रोमियम के हमको मेन कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है। और हमें यहाँ पर डी ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। हम लोग एस ब्लॉक पढ़कर आ चुके हैं, पी ब्लॉक पढ़ करके आ चुके हैं। अब आता है बेटा हमारे पास में डी और एफ ब्लॉक। तो बेटा पहले हम डी ब्लॉक के बारे में देखेंगे, फिर बाद में हम एफ ब्लॉक के बारे में देखेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम यहाँ पर कॉन्फिगरेशन की बात करें बेटा, अगर तो डी ब्लॉक के जो तत्व है हमारे पास, तो बेटा डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं सभी लोग जानते हैं। बेटा डी ब्लॉक के तत्व ये हमारे पास तत्व है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, यूट्रियम से लेकर के क्या नाम है कैडमियम तक, और सिमिलरली आगे तक के एलिमेंट होते हैं। अब ये सब एलिमेंट की अगर बात करी जाए बेटा, तो आपको पता है ये बात कि ये जो तत्व है हमारे पास स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, ये सब के सब कौन से आते हैं बेटा, ये सब के सब तत्व हमारे पास में चौथे आवर्त के, जानते हैं बेटा सभी लोग, चौथे आवर्त के तत्व हैं। इसके बाद बेटा ये यूट्रियम से लेकर के तत्व क्या है बेटा, हमारे पास में पांचवें आवर्त के तत्व हैं, ये पांचवें आवर्त के हैं। इसके बाद यहाँ क्या आता है बेटा, लेंथेनम, याद है बेटा आपको, यहाँ पर लेंथेनम आता है। और यहाँ क्या आता है बेटा, एक्टिनियम। बेटा लेंथेनम और एक्टिनियम दोनों ही डी ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व नहीं है। तो लेंथेनम और एक्टिनियम दोनों ही डी ब्लॉक के तत्व है, लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक के हैं और सिमिलरली एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक के हैं। ठीक है, तो लेंथेनम से लेकर के ये सब तक कुछ एलिमेंट ये क्या बेटा हमारे पास छठे आवर्त के हो जाएंगे, और एक्टिनियम से ये सब एलिमेंट जो है हमारे पास, ये सब क्या बेटा हमारे पास में सातवें आवर्त के तत्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आप बात देखो बेटा, अगर हम आवर्त के हिसाब से बात करें तो बेटा आवर्त के अंदर हमें पता है कि 3D श्रेणी भी होती है, डी श्रेणी होती है, और डी हमेशा आवर्त संख्या से एक कम चलता है। ये बात मैंने आपको पीरियड टेबल में सिखाई थी। तो बेटा अगर ये चौथा आवर्त तो क्या नाम होगा इसका, इसको बोलेंगे क्या हम 3D श्रेणी, ये 3D श्रेणी के तत्व हैं। फिर बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बेटा 4D श्रेणी के तत्व, ये 4D श्रेणी हो गया। उसके बाद बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बेटा 5D श्रेणी, ये 5D श्रेणी के हो गया। लास्ट में ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में 6D श्रेणी के तत्व ये हो जाएंगे। अच्छा, वर्ग संख्या की अगर बात करी जाए तो बेटा ये तो हम आवर्त संख्या के बारे में देख लिया हमने। वर्ग संख्या की अगर बात करें, वर्ग संख्या क्या होती है बेटा, स्कैंडियम वाले की वर्ग संख्या क्या है बेटा, या तो वर्ग संख्या 3rd या फिर 3rd B, याद है बेटा आपको। फिर वर्ग संख्या 4 या 4B, फिर वर्ग संख्या 5 या 5B, फिर वर्ग संख्या 6 या 6B, फिर वर्ग संख्या 7 या 7B। उसके बाद बेटा याद है आपको फेकोनी का वर्ग संख्या एक ही था, वर्ग संख्या 8 था, यह तो बेटा 8 ग्रुप था। और क्या बोलेंगे बेटा हम इसको 8 बोलेंगे, इसको 9 बोलेंगे, इसको 10 बोलेंगे। फिर ये दो आ गया हमारे पास कॉपर, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम वर्ग संख्या 11 या 1st B, और जिंक वाले को क्या बोलेंगे बेटा हम वर्ग संख्या 12 या 2nd B के तत्व बोलते हैं। ये बात आपको पता है बेटा कि फर्स्ट B इस तरीके के नाम जो BB वाले ग्रुप हैं, ये तो बेटा मेंडलीव के आवर्त सारणी के हिसाब से हैं। और ये 1 2 3 4 वाले जो जितने भी नाम दिए गए हैं ये सब क्या है बेटा IUPAC के नए जो हमने दीर्घ ग्रुप में देखा था उसके आधार पर है। तो वो सब पुरानी बातें बताई गई बेटा। आपको बेटा ये भी बात पता है कि सभी के सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, किनको छोड़ करके, वर्ग संख्या 12 के तत्वों को छोड़ करके, ZnCdHg और UUB का नाम क्या है बेटा, कॉपरनीशियम CN। नया तत्व का नाम आया बेटा UUB तत्व जो था, 112 तत्व जो था हमारे पास, उसका नाम क्या आ गया बेटा, कॉपरनीशियम तत्व आ गया। तो बेटा ये हमारे पास में कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाली बात हुई, किसके बारे में, आवर्त सारणी के बारे में, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। आगे देखते बेटा हम प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी की अगर बात करी जाए तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी बच्चों को लिखना आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़कर भी आ चुके होते हैं, और मैंने भी आपको पीरियड टेबल चैप्टर के दौरान सिखाया था। उस तरीके से बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का लिख सकते हैं। अब जब हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो बेटा डी ब्लॉक के तत्वों में कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो जिस तरीके से अवभाव के नियम को फॉलो करना चाहिए था उस तरह से फॉलो नहीं करता है, और थोड़ा थोड़ा अलग अलग ऑर्डर आपको दिखाई देता है। जैसे कि बेटा बात करी जाएगा 3D श्रेणी की बात करें तो बेटा यहां पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई गई है जिसका इस्तेमाल करके बेटा आप कभी भी कोई कॉन्फ़िगरेशन का लिख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे बेटा वहां पर, मतलब जो आपको तरीका पता है बेटा कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 310 4, इस तरह से लिख सकते हैं आप। इसके अंदर क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं बेटा, ये जो ट्रिक है आपके पास में, ये बेटा एक्सेप्शन को लेकर के ट्रिक बताई गई, मतलब कि एक्सेप्शन को आप किस तरह से देखेंगे और बाकी नॉर्मल तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो बेटा बात यहां पर ये है कि अगर हमारे पास कोई तत्व 3D सीरीज का है, 3D श्रेणी का है, तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्व हैं। अब इनके अंदर यदि कोई तत्व ऐसा आता है, इनके अंदर यदि कोई तत्व ऐसा आता है जिसका विन्यास D4 है या किसी का विन्यास D9 है, तो ये विन्यास एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहां क्या करेंगे बेटा हम D4 वाले को D5 वाले से रिप्लेस करेंगे और D9 वाले को D10 से रिप्लेस करेंगे। जैसे बेटा दो एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। दो एग्जांपल कौन कौन से बेटा, एक था क्रोमियम, याद करो बेटा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, एटॉमिक नंबर 24 था। इसका विन्यास होना क्या चाहिए था बेटा, होना चाहिए था आर्गन 4s2 3d4, पर होता क्या है बेटा 4s1 3d5, याद है ना बेटा आपको। तो 4s2 3d4, देखो इसका विन्यास क्या होना चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था,
पर 3d4 नहीं होगा। तो बेटा d4 की जगह पर हम क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक उसको d5 बना देंगे, तो s से एक इलेक्ट्रॉन उछाल के d5 में ले जाएंगे। तो ये इसका विन्यास हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा हमारे पास में, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। इसका विन्यास होता क्या है, इसका विन्यास होता है बेटा आर्गन 4s1 और 3d10। अब आपको पता बेटा होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था, इसका विन्यास होना चाहिए था 4s2 3d9। पर देखो बेटा बात वही है कि d9 एग्जिस्ट नहीं करेगा, d9 को आप d10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो d9 d10 में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजेंगे तो 4s1 3d10। इस प्रकार से हम बात बताई गई। तो बेटा शॉर्ट ट्रिक को आप इस तरह से अप्लाई करके देखेंगे तो बेटा ये हो गया हमारे पास 3d श्रेणी का। 4d श्रेणी के तत्व कौन से बेटा, यूट्रियम से लेकर के कैडमियम तक के। अब इसमें क्या याद रखना बेटा आपको कि d3 d6 और d9 ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनको आप किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, d5 में कन्वर्ट करेंगे और इसको d10 में। नेचुरल सी बात है कि d3 और d6 को आप d5 में कन्वर्ट करोगे और d9 वाले को आप d10 में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से यहां देखा जा सकता है। फिर 5d श्रेणी के तत्व कौन कौन से बेटा, लेंथेनम से लेकर के मरकरी तक ये सब एलिमेंट। इसमें बेटा d8 एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन नहीं करता बेटा, d8 एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी जगह पर क्या करेंगे बेटा, d10 को रिपीट कर देंगे। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा याद रख के चलेंगे आप इसके अलावा। और बेटा लास्ट में बेटा 6d सीरीज के तत्व आप देख सकते हैं बेटा, एक्टिनियम से लेकर यूबी। अभी देखा था बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको CN बोलेंगे, कॉपरनीशियम एलिमेंट इसको बोल सकते हैं। तो बेटा मेन जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखने में बेटा वो यहां पर ये वाले हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होते हैं, इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, खास करके जब हम लोग F ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो बेटा मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहां पर इस तरह से बता दिए गए। नेक्स्ट बात देखो बेटा, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज, गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। गुणधर्म को बेटा एक एक करके डिस्कस करा जाएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मतलब कि उत्प्रेरक गुण। बेटा उत्प्रेरक क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होता है। हमने आपको पी ब्लॉक चैप्टर में कुछ उत्प्रेरकों के नाम बताए भी थे। तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं बेटा वो अच्छे उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं, उनमें एक अच्छा उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। अब इसका क्यों पाया जाता है, क्या कारण होता है, देखते हैं बेटा। डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील संयोजकता तथा अपनी सतह पर मुक्त संयोजकता कारण विभिन्न अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। सुनिए बात ध्यान से, बात ये है कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वे परिवर्तनशील संयोजकता दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाते हैं इसको मैं आगे चल के बताऊंगा आपको ऑक्सीकरण संख्या में। अभी आप सुने कि परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं तथा अपनी सतह पर मुक्त संयोजकता के कारण विभिन्न अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो मेरा मेन कारण पता होना चाहिए कि कारण क्या है बेटा, परिवर्तनशील संयोजकता और सतह पर मुक्त संयोजकता के कारण ऐसा ये दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, चूर्ण रूप में अधिक सतही क्षेत्र के कारण उत्प्रेरक गुण अधिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बात आप पढ़ के आते हैं बेटा कहां पर, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं बेटा आपके। जैसे सरफेस एरिया बढ़ाओगे, अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो वही वाली बात है बेटा यहाँ पर चूर्ण रूप में। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, V2O5 याद है बेटा, V2O5 का इस्तेमाल करा था हमने सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस संपर्क प्रक्रम H2SO निर्माण में। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, PT ऑसवाल्ड प्रोसेस, HNO3 का निर्माण जो हमने किया था, PT का यूज किया था बेटा, याद है आपको, प्लेटिनम गॉज का इस्तेमाल किया था। अगला एग्जांपल देखो बेटा, CuCl2 डेकन प्रक्रम में क्लोरीन Cl2 के निर्माण में होता है। और निकल या प्लेटिनम को हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कन्वर्जन में इस्तेमाल करा जाता है। इसके बारे में बेटा निकल प्लेटिनम के बारे में आप लोग और चैप्टर में देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन चैप्टर में आप इसके बारे में डिस्कस करते हुए आते हैं। तो बेटा ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इन एग्जांपल को आप देख सकते हैं। ये सभी तत्व क्या है बेटा हमारे पास में, डी ब्लॉक के तत्व है जिनका प्रयोग करके बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा, मिश्र धातु का निर्माण, अलॉय फॉर्मेशन। अब अलॉय का मतलब क्या होता है बेटा, देखो अलॉय का मतलब बेटा मिश्र धातु, सुनना बात ध्यान से। ठोस अवस्था में धातुओं का एक निश्चित अनुपात मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। क्या होता है बेटा, मिश्र धातु कहलाता है। ऐसे बेटा आपने सुना होगा कांसा होता है, सुना है बेटा कांसा, पीतल। तो बेटा कांसा, पीतल ये सब क्या है, ये सब मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब क्या है बेटा, एक ठोस मिश्रण है जिसमें कुछ परमाणु एक तत्व के हैं और कुछ परमाणु दूसरे तत्व के हैं। अब इसमें किस तरह से मिक्सिंग होगी और किसका बन सकता है किसका नहीं बनेगा, ये हमें डिस्कस करना है। देखिए बेटा, डी ब्लॉक के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, अतः धात्विक क्रिस्टल में अन्य धातु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। मतलब क्या बात समझना, देखो बेटा पीरियोडिक टेबल में आपने बात सीखी थी कि डी ब्लॉक में बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो लगातार आवर्त के अंदर जो आकार होता है वो घटता तो है, परंतु घटने के दौरान इतना कोई खास अंतर नहीं आता, क्योंकि जेड इफेक्टिव को बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी होती है। एस और पी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव बढ़ता था बेटा 0.65 से, परंतु डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव बढ़ता था बेटा 0.15 से। ये बात आपने पीरियोडिक टेबल में सीखी हुई है। इसका मतलब डी ब्लॉक के तत्वों में अगर आप बाएं से दाएं की ओर मूव करेंगे तो आकार में कोई इतना खास वेरिएशन होता नहीं है। दूसरी बात, अगर आप किसी वर्ग में भी मूव करते हैं तो बेटा आपको पता है यहाँ पर संकुचन कार्य करते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन, एक्टिनॉइड संकुचन भी कार्य कर सकता है। तो मुख्यतः जब लेंथेनॉइड संकुचन यहाँ पे कार्य कर रहा है तो बेटा वहां पर आकार लगभग समान हो जाता है। तो बेटा डी ब्लॉक के तत्वों में कोई खास अंतर नहीं होता है आकार में। अब जब कोई खास अंतर नहीं होता है आकार में, तो जब आकार लगभग समान है तो किसी एक तत्व के जालक के अंदर से, किसी एक तत्व के धातु के जालक के अंदर से कुछ परमाणु को हटा करके यदि हम कोई दूसरे परमाणु को लेकर के आ जाए जिसका आकार लगभग समान है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे केस में जो मिश्र धातु नया बन जाता है
उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम अलॉय बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि मिश्र धातु उसको कहा जाता है। अब कंडीशन क्या है बेटा, देखना, धातु जिनके आकार में अंतर लगभग 15% तक होता है, मतलब कि अगर 10 से 15% तक अंतर होता है बेटा, तब उसका बेटा मिक्सिंग आसानी से होता है। ये क्या बनाते हैं बेटा, मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे देखो बेटा आपके सामने क्रिस्टल बनता हुआ दिख रहा है। अब बेटा ये तो आपका जालक है, 3D क्रिस्टल है बेटा। आप देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो आपको ग्रे कलर के दिख रहे हैं, ये सब तो क्या बेटा, ग्रे कलर वाले तो क्या बेटा नॉर्मल कोई एटम होगा। अब ये बेटा ब्लैक वाले क्या बेटा, यहाँ पर ब्लैक ग्रे वाले थे, पर ग्रे वालों को हटा के ब्लैक वाले लिया है। तो ब्लैक वाले अब क्यों लिया है, क्योंकि आकार में कोई खास अंतर नहीं है, तो इसको जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा होता तो भी नहीं आ पाता, बहुत बड़ा होता तो भी नहीं आ पाता। तो एस और पी ब्लॉक वालों में ऐसी प्रॉपर्टी कम देखी जाती है, वहां पर अंतर काफी अधिक होता है, पर डी ब्लॉक में अंतर काफी कम होता है आकार में, इसलिए यहां पर रिप्लेस करके इसको मिश्र धातु के रूप में ऐसा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बात देखो बेटा, एग्जाम्पल की बात करें, पीतल, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस जिंक। देखो बेटा नेक्स्ट, ब्रास, कॉपर और टिन। ब्रॉन्ज क्या बेटा हमारे पास में, एक मिनट बात देखना बेटा, ब्रॉन्ज के बारे में यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये ब्रॉन्ज जो है ना बेटा, इसका फॉर्मूला ये होता है, और ब्रास का फॉर्मूला बेटा ये होता है, इसको याद रखना बेटा, थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। ये ब्रॉन्ज का फॉर्मूला होता है बेटा कॉपर प्लस टिन, जिसमें कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम, मैंगनीज, निकल, आर्सेनिक, फास्फोरस, सिलिकॉन भी हो सकता है। और ब्रास का फॉर्मूला होता है बेटा कॉपर प्लस जिंक। अब देखो बेटा ब्रास और ब्रॉन्ज को याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, एग्जाम में देखते यही सवाल पूछा जाता है। कैसे याद रखेंगे, सुनो, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में बेटा कॉपर तो आता है, ये तो आपको याद रखना है। क्या आता है बेटा, कॉपर तो आता ही आता है, दोनों में कॉपर आता है। अब देखो आप याद रखो बेटा, जिसके नाम के एंड में एस आता है ना, उसमें जेड होता है, और जिसके नाम के एंड में जेड होता है उसके नाम में एस होता है। इस तरह से बेटा क्रिस क्रॉस नियम का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, इसके नाम के एंड में एस है उसमें जिंक होगा, जिसके नाम के एंड में जेड है उसके एंड में उसके अंदर एस एन वाला होगा। तो बेटा इस तरह से नाम यहां बताया गया है। नेक्स्ट देखो बेटा, जर्मन सिल्वर है बेटा, जर्मन सिल्वर के अंदर कोई भी सिल्वर नहीं होती, याद रखना, निकल, जिंक और कॉपर होता है। अगला एल निको, देखो बेटा नाम ही बोल रहा है, एल निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट इसमें होता है। इनवार होता है बेटा निकल प्लस आयरन। स्टील इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टील सभी लोग जानते हैं क्या क्या होता है, आयरन, निकल, मैंगनीज और क्रोमियम होता है। इसमें कुछ इंप्योरिटी होती है बेटा, किसकी, कार्बन की, मतलब कार्बन की थोड़ी अशुद्धियां होती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने घटने पर जो स्टील होता है बेटा, उसके अंदर हार्डनेस बढ़ती है या घटती है, उसमें अलग अलग प्रकृति के मतलब अलग अलग नेचर इसमें देखे जा सकते हैं। तो बेटा कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को याद रख के चलेंगे, खास करके जो पहले 2 एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं इनको तो आप याद रख के ही चलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, धातुओं का मरकरी के साथ अर्ध ठोस मिश्रण अमलगम कहलाता है। बेटा याद करो, एस ब्लॉक में हम लोगों ने अमलगम के बारे में सीखा था बेटा, मैंने बताया था अमलगम का मतलब क्या होता है। यदि कभी कोई धातु को आप मरकरी में मिला देंगे, पारे मिला करके जो मिश्र धातु बनाएंगे उसका नाम क्या होगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे अमलगम। अब कुछ तत्व अमलगम का निर्माण नहीं कर सकते, तो बेटा आपको याद रखना कौन से तत्व हो गए, आयरन, कोबाल्ट, निकल जो तत्व हैं, ये मरकरी के साथ आकार में अंतर अधिक होने की वजह से क्या होता है बेटा, अमलगम का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये बेटा इंफॉर्मेशन है आपके पास में, ये जानकारी के तौर पर आपको बात याद रखनी है, इंफॉर्मेशन के तौर पर आप बात याद रखेंगे कौन से तत्व नहीं बनाते बेटा अमलगम। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल अमलगम का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें आकार का अंतर अधिक होता है इस वजह से। नेक्स्ट देखो बेटा, अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ करके आ चुके हैं बेटा, कहां पर, याद करो बेटा, कार्बन फैमिली हमने देखा था पी ब्लॉक चैप्टर में, वहां पर हमने अंतराकाशी कार्बाइड के बारे में देखा था, याद करो बेटा। तो बेटा वैसा ही कुछ यहां पर भी होगा, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण कौन करेगा, डी ब्लॉक के तत्व भी करेंगे। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, जब छोटे आकार की अधातु लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन इत्यादि बड़े धात्विक जालक में समा जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण होता है। क्या बोला गया है कि जब छोटे आकार की धातु जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन इत्यादि बड़े धात्विक जालक में समा जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें बेटा, देखो WC टंगस्टन कार्बाइड बहुत ही ठोस एक यौगिक होता है, Fe3C TiH 1.3 से 1.8। अब देखो बेटा इसका फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या है बेटा, 1.3 से 1.8। इसका मतलब ये क्या होता है बेटा, ये एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, समझ सकते हो बेटा। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ था, क्या बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब क्या है बेटा, यहां पर कि सिमेट्री नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो बेटा कोई डेफिनेट सूत्र नहीं है, 1.3 से 1.8 तक कुछ भी हो सकता है, तो बेटा नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं बेटा इसको। जैसे कि आप देखो बेटा यहां पर ये एक जालक है बेटा, अब देखो जालक में बेटा बीच में वॉइड है ना, वॉइड बनता है बेटा, आप लोग पढ़ते हो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ते हो ना बेटा। तो जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों के अंदर छोटे छोटे आकार के तत्व जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन यदि आकार के समा जाएंगे तो अंतराकाशी छिद्र में छोटे आकार के परमाणु क्या होंगे बेटा, समा जाएंगे, तो ऐसे कहते हैं जो यौगिक बनता है क्या बोलते हैं उसको, अंतराकाशी यौगिक बनता है। अब आप देखो बेटा इसका सूत्र 1.3 से 1.8 आने का मतलब क्या है कि कभी तो यहां पर अंतराकाशी के अंदर तत्व आ जाएगा और कभी नहीं आ पाएगा, तो कोई डेफिनेट सूत्र नहीं बन पाता है, और डेफिनेट सूत्र नहीं बन पाने की वजह से कैसे कंपाउंड होते हैं बेटा, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड इनको कहा जाता है। नेक्स्ट बात देखो बेटा, गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक की अगर बात करी जाए, मेल्टिंग पॉइंट अथवा बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करी जाए, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक तत्वों का अधिक होता है बेटा एज कंपेयर टू एस और पी ब्लॉक।
अब ये क्यों होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम समझेंगे। वैसे गलनांक क्वथनांक के बारे में मैंने आपको एस ब्लॉक चैप्टर में कुछ इसके जनरल कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो बेटा उन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग वापस यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डी ब्लॉक तत्वों का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि गलनांक क्वथनांक होता है, वो एस ब्लॉक तत्वों के मुकाबले में अधिक होता है। क्यों होता है समझेंगे बात। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह धात्विक बंध की सामर्थ्यता के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, धात्विक बंध के सामर्थ्यता के समानुपाती होता है। ये बात भी हमने तब देखी थी बेटा, कहां पर याद होगा आपको, हमने देखी थी बेटा एस ब्लॉक तत्वों में, जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे धात्विक बंध का सामर्थ्य लगातार घटता है। ये बात आपको पता है बेटा। अब धात्विक बंध सामर्थ्यता जो होती है वो समानुपाती होती है n-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से, क्योंकि जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अधिक वो क्या कर सकता है बेटा, धात्विक बंध में भागीदार बन सकता है। और जितना अधिक धात्विक बंध में भागीदार बनेगा उतना ही प्रबल धात्विक बंध बनेगा। इसका मतलब वहां पर धात्विक को, उस धातु के जालक को तोड़ने के लिए आपको उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इसी वजह से बेटा वहां पर क्या होता है, गलनांक एवं क्वथनांक दोनों ही उच्च मात्रा में हो जाते हैं। तो बेटा क्योंकि कभी कोई तत्व अगर डी ब्लॉक का होना है, देखो बेटा डी ब्लॉक की अगर बात करी जाए तो डी ब्लॉक के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने सीखा है बेटा, क्या होता है, ns में 0 to 2 होता है और n-1d में 1 to 10 होता है। और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या है बेटा, वो है ns में 1 to 2 और n-1d में 1 to 10। अब देखो बेटा ये बात याद रखना आपकी, ये जो विन्यास जो है ये एनसीईआरटी का विन्यास है, ये एनसीईआरटी का विन्यास है। और ये बात आपको सही देखने को मिल भी सकती है। एक्चुअली बात करी जाए बेटा तो सिर्फ एक ही तत्व जो इस विन्यास को फॉलो नहीं करता, मतलब सिर्फ एक तत्व के लिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करा है, और वो तत्व था बेटा हमारे पास में पैलेडियम। पैलेडियम की अगर बात करेंगे तो बेटा पैलेडियम तत्व के लिए विन्यास होता है बेटा 5s0 और 4d10। तो केवल अगर एकमात्र इस तत्व को हटा दिया जाए तो बाकी सभी के सभी डी ब्लॉक तत्व इस विन्यास का फॉलो करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर ये है कि बेटा आप देखो कि कोई तत्व का अगर डी ब्लॉक का होना है तो कोई भी तत्व किस ब्लॉक का कैसा होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसके ब्लॉक का निर्धारण करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां पर n-1d में जा रहा है, अतः ये सबके साथ तत्व क्या है बेटा, हमारे पास में डी ब्लॉक के तत्व है। दूसरी बात, अगर हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करी जाए तो बेटा डी ब्लॉक के तत्व जो होंगे तो डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बेटा डी के पास आप जानते हैं कि कितने कक्षक होते हैं, डी के पास हमारे पास बेटा टोटल 5 कक्षक होते हैं। अब यदि हमारे पास टोटल 5 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन की भर्ती करेंगे तो बेटा D1 होगा, फिर D2 होगा, फिर D3 होगा, फिर D4 होगा, फिर D5 होगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो धात्विक बंध का सामर्थ्य बढ़ेगा, और जब धात्विक बंध का सामर्थ्य बढ़ेगा धात्विक बंध प्रबल होगा, उस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात उस जालक में गलनांक और क्वथनांक की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसीलिए यहां पर ये बात बताई गई है कि बंध सामर्थ्य जो होगा, धात्विक बंध सामर्थ्य जो होगा वह समानुपाती होगा n-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से। अब देखना बेटा बात क्या है, तो प्रारंभ में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है फिर घटता है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा देखो आप प्रारंभ में क्यों बढ़ेगा, देखो बेटा D1 D2 D3 D4 D5, जैसे आप D5 तक पहुंचोगे लगातार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, मानते हो इस बात को। पर अगर मैं इसको D6 करूंगा, समझना बात को, अगर मैं D6 करूंगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4। अगर D7 करूंगा तो 3 रह गए, अगर D8 करूंगा तो 2 ही रह गए। तो बेटा अभी बात समझ सकते हो कि शुरुआत में तो जब D1 से लेकर के D5 तक मैं जाऊंगा तब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से लगातार गलनांक यानी कि एमपी का वैल्यू बढ़ेगा, पर उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाता हूं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने की वजह से लगातार गलनांक जो होगा, एमपी जो होगा वो लगातार घटेगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि प्रारंभ में एमपी बढ़ता है पर बाद में एमपी क्या होता है बेटा, घटना शुरू हो जाता है। देखो बेटा वाष्पशील धातु, अब ये बात आपको याद रखनी है बेटा क्या, कि वाष्पशील धातु कौन सी होती है, सुने, जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, अनुपस्थित होते हैं, इनके कारण गलनांक काफी कम होता है बेटा। देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो तत्व होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में वॉलेटाइल मेटल। क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेटल, इनको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्या, वॉलेटाइल मेटल। अब बेटा वॉलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, जिनका की गलनांक काफी कम होता है। जैसे कि आप जानते हैं बेटा मरकरी, मरकरी तो रूम के टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर कैसा होता है बेटा, लिक्विड एलिमेंट होता है, क्योंकि यहां पर धात्विक बंध का सामर्थ्य बहुत कम होता है। क्यों होता है समझ सकते हो बेटा, एग्जांपल जिंक से। अगर हम जिंक की बात करें तो बेटा जिंक का विन्यास क्या है बेटा हमारे पास में 4s2 3d10, इसके आगे बेटा आर्गन होता है, मैं आर्गन को लिख नहीं रहा हूं, आप समझ सकते हो, चाहो तो आप यहां पर आर्गन भी लिख सकते हो ऐसे। अब बेटा 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित और 3d में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन युग्मित, कोई भी अयुग्मित नहीं है। अयुग्मित नहीं होने की वजह से बेटा यहाँ पर धात्विक बंध का सामर्थ्य दुर्बल होगा, इसी वजह से बेटा यहाँ पर जो गलनांक की मात्रा है वो काफी कम होती है। ऐसा ही कुछ विन्यास कैडमियम का होगा, मरकरी में होगा। अब मरकरी में तो लेंथेनोड संकुचन भी कार्य करेगा, तो उसका आकार तो वैसे ही छोटा हो गया है, और वहां पर उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु के जो नाभिक है उससे बहुत अधिक आकर्षित होंगे। तो बेटा मरकरी के अंदर तो बहुत ही दुर्बल धात्विक बंध देखा जाता है, इसलिए बेटा मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बेटा उसके पीछे रीजन क्या है, वहां पर दुर्बल धात्विक बंध का होना। अब बेटा आपको याद रखना है कि तत्व क्या बोलते हैं हम, वाष्पशील तत्व बोलते हैं।
नेक्स्ट बात देखो बेटा, मैंगनीज में अर्धपूरी सतह विनायक होने कारण धात्विक बंध दुर्बल मात्रा में होता है अतः गलनांक कम होता है। बेटा याद रखो, मैंगनीज की अगर हम बात करें, सुनना बात ध्यान से, मैंगनीज की अगर बात करी जाए तो मैंगनीज का परमाणु क्रमांक क्या बेटा 25 है। इसका विन्यास क्या बनेगा बेटा, इसका विन्यास बनेगा हमारे पास में आर्गन 4s2 और 3d5। अब देखो बेटा बात समझना कि अगर 3d की अगर बात करी जाए तो बेटा 3d में अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे, जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4 5, इसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, अर्धपूरित विन्यास बन जाएगा। और क्योंकि अब अर्धपूरित विन्यास बन गया है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसको नाभिक जो है, जो परमाणु होता है, वो इलेक्ट्रॉन को कम भागीदार होने देता है बेटा किसके अंदर, किसके अंदर, धात्विक बंध के अंदर कम भागीदार होने देता है। तो जब धात्विक बंध में कम भागीदार होता है तो बेटा इसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि बंध सामर्थ्य कम हो जाता है। तो बेटा ये आपको याद रख के चलना है कि मैंगनीज में एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट दिखा जाता है और उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, क्योंकि यहां पर अर्धपूरित विन्यास होता है इस वजह से। तो बेटा आपको ये पॉइंट तो याद रख के चलना पड़ेगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन। जैसे कि देखो बेटा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण प्रबल धातु बनता है, जिस कारण मेल्टिंग अधिक होता है। जैसे बेटा याद रखना आप, यदि 3D श्रेणी की अगर बात करी जाए तो बेटा यहां पर किसका गलनांक हम देखा, किसका गलनांक सर्वाधिक होता है बेटा, क्रोमियम का होता है। क्यों होता है बेटा, समझेंगे एग्जांपल से। देखो बेटा क्रोमियम की अगर बात करी जाए तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या है बेटा हमारे पास में 24। इसका विन्यास लिखोगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आर्गन 4s1 और 3d5। अब देखो बेटा s के अंदर 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और d में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, सर्वाधिक प्रबल धात्विक बंध बनेगा और इसलिए इसका गलनांक क्या होता है बेटा, उच्च होता है। और सिमिलरली बेटा आप ये बात मोलिब्डेनम और टंगस्टन में भी देख सकते हो, ये सब के साथ तत्व एक ही वर्ग के हैं, करोड़ मोल वाला, ये सब तत्व बेटा एक ही वर्ग है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, अपने अपने वर्ग के हिसाब से यहाँ पर बातें मैक्सिमम बताई जाएगी। अब देखो बेटा नेक्स्ट बात, डी ब्लॉक वर्ग में ऊपर से नहीं जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है बेटा, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नहीं जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। धात्विक प्रकृति अगर बढ़ेगी धात्विक बंध का सामर्थ्य बढ़ेगा, अर्थात यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की मात्रा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, 3D से अधिक 4D से, 4D से अधिक 5D में होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कर्व है आपके पास में, ये कर्व बेटा आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। अब देखो बेटा कर्व में आपको बात समझने वाली क्या है, समझना बात ध्यान से। देखो ये कर्व आपको दिया गया बेटा किसका, 3D श्रेणी का। कुछ कुछ ऐसा ही कर्व 4D और 5D का आता है, पर आपको ध्यान किस पे रखना बेटा, 3D पे ध्यान रखना। देखो बेटा 3D के अंदर उच्चतम किसका हो गया, क्रोमियम का। उच्चतम किसका हो गया बेटा, क्रोमियम। अब देखो बेटा मैंगनीज का एक्सेप्शनली लो हो गया ना, थोड़ा सा वैल्यू कम हो गया, और मिनिमम किसका है बेटा, जिंक का है। तो बेटा आपको ये बात याद रखनी है कि सर्वाधिक गलनांक किसका होता है बेटा, 3D श्रेणी में क्रोमियम का होता है, और मिनिमम न्यूनतम किसका होता है बेटा, जिंक का होता है। जिंक का क्यों होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, यहाँ पर सबसे दुर्बल धात्विक बंध बनेगा, इसलिए इसका यहाँ पर गलनांक जो है वो सबसे कम होता है पूरे ही 3D श्रेणी के तत्वों में। तो बेटा ये ऑर्डर देख सकते हो, ये ऑर्डर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात देखो बेटा, घनत्व, डेंसिटी। अच्छा घनत्व की अगर बात करें तो बेटा घनत्व के बारे में भी हम लोगों ने एस ब्लॉक चैप्टर में डिस्कस किया था। घनत्व की अगर बात करें, डेंसिटी की, डेंसिटी का सूत्र क्या बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सभी लोग जानते हैं बेटा, द्रव्यमान बेटा आयतन होता है। अब अगर मास अपॉन वॉल्यूम की अगर बात करी जाए तो हम पहले बात करेंगे बेटा किसी आवर्त में, फिर बात करेंगे हम किसी वर्ग के अंदर। मेनली हमें डिस्कस करना है बेटा किसी आवर्त के अंदर किस प्रकार से घनत्व का क्रम होगा। अब देखो बेटा, अगर किसी आवर्त की अगर बात करी जाए, खास करके अगर हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें, तो आवर्त में बाएं से जाएंगे तो लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इसका मतलब मास तो वैल्यू बढ़ेगा, और आकार लगातार घटता है। तो आवर्त में बाएं से जाएंगे तो मास बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा और डेंसिटी का वैल्यू लगातार बढ़ेगा। तो बेटा ये आपको ये बात याद रखनी, देखो आवर्त में बाएं जाने पर परमाणुविक भार बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु के अंदर नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो होंगे, प्रोटॉन जो होंगे, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे वो बढ़ेंगे, और बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लगातार परमाणु भार बढ़ेगा और आयतन घटेगा, क्योंकि आपको पता है बेटा आवर्त में बाएं जाने पर लगातार त्रिज्या घटती है। ये बात आप सीख कर आ चुके हैं बेटा, कहां पर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो बेटा घनत्व बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, मास बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो डेंसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब क्रम कैसा बेटा समझना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक का बेटा यहां पर कम हो गया। अब ये बात समझने वाली है कि बेटा जिंक का कम क्यों होगा, तो बेटा समझो जिंक का कम क्यों है, क्योंकि जिंक के अंदर धात्विक बंध बहुत ही दुर्बल है। जब धात्विक बंध दुर्बल है तो धातु के परमाणु दूर दूर बैठे होंगे, और दूर दूर बैठने की वजह से बेटा उनमें आकर्षण की मात्रा कम होगी। जब आकर्षण की मात्रा कम होगी तो बेटा वहां पर आयतन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो क्योंकि जिंक के अंदर एक एक्सेप्शनली लो ऑर्डर आ रहा है, और क्यों आ रहा है वो समझा रहा हूं आपको मैं, क्या रीजन है बेटा उसके अंदर, दुर्बल धात्विक बंध का होना, और उसके पीछे रीजन क्या बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कोई नहीं है। तो दुर्बल धात्विक बंध होगा तो क्या होगा बेटा, परमाणु दूर दूर होंगे, और दूर दूर होने का मतलब वहां पर आयतन बढ़ जाएगा। जैसे ही आयतन बढ़ेगा वैसे वहां पर घनत्व की मात्रा घट जाएगी। तो बेटा घनत्व क्या है बेटा, जिंक का कम हो रहा है। पर बेटा ये बात याद रखना कि मिनिमम नहीं है, जिंक का घनत्व 3D श्रेणी मिनिमम नहीं होता है, स्कैंडियम का मिनिमम होता है, क्योंकि स्कैंडियम का आकार काफी बड़ा होता है, इसलिए बेटा जिंक का डेंसिटी मिनिमम नहीं होता। जिंक का गलनांक मिनिमम होता है पर डेंसिटी मिनिमम नहीं होता, इस बात को याद रख के चलना। नेक्स्ट 3D से अधिक 4D से, और 4D से अधिक 5D। बेटा ये बात ही मैंने आपको समझाई थी बेटा, एस ब्लॉक के अंदर भी आप याद करोगे, हमने सीखा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो मास में बढ़ोतरी होती है वो आयतन मुकाबले में अधिक हो जाती है। ऐसा बेटा आपने देखा था एस ब्लॉक के अंदर,
ऐसा ही क्रम बेटा आपको डी ब्लॉक में देखने को मिलेगा। अब डी ब्लॉक में बेटा ऊपर से नीचे जाओगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लगातार मास में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम आयतन, इसका मतलब यहां पर डेंसिटी बढ़ेगा। परंतु 4D से ग्रेटर का साइन लगाया गया 5D में, क्योंकि यहां पर आपको पता बेटा लेंथेनॉइड संकुचन कार्य करता है। लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से 4D 5D का आकार तो लगभग समान हो गया, परंतु 32 प्रोटॉन का एकदम इजाफा हो जाता है। तो बेटा 32 से मास बढ़ जाता है, तो यहां पर क्या होता है बेटा डेंसिटी एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए बेटा डेंसिटी यहां पर ग्रेटर का साइन यहां लगाया गया। तो बेटा आपको पता होना चाहिए ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है, समझा दिया गया आपको। नेक्स्ट बात देखो बेटा, सर्वाधिक घनत्व किसका बेटा, इरिडियम और ऑस्मियम का घनत्व लगभग बराबर होता है। इरिडियम का थोड़ा सा डेसिमल के सेकंड पॉइंट के अंदर, डेसिमल के बाद जो पॉइंट आते हैं उनके अंदर बेटा थोड़ा सा वैल्यू हाई होता है, इसलिए इरिडियम का वैल्यू मैक्सिमम होता है, लगभग ऑस्मियम बराबर माना जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, न्यूनतम घनत्व किसका बेटा, स्कैंडियम का। याद रखेंगे बेटा न्यूनतम घनत्व किसका बेटा, स्कैंडियम का। याद रखने वाली बहुत बात है, इस पॉइंट को आप नोट करके चलेंगे बेटा। मिनिमम किसका होता है, स्कैंडियम का। मैक्सिमम किसका होता है बेटा, इरिडियम का होता है, जो कि लगभग ऑस्मियम के बराबर ही होता है। अगला ऑक्सीकरण अवस्था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बेटा अभी तक का, देखना ध्यान से ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि यहां से काफी सारी बातें आगे चल के रिलेट होने वाली है, समझना बात ध्यान से। देखो अगर ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात करें, समझना डी ब्लॉक तत्व में NS तथा N-1D कक्षकों में ऊर्जा का अंतर कम होने की वजह से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या होता है, NS022 N-1D 1 to 10। अब समझना बेटा बात ध्यान से, अबॉव के नियम के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन की भर्ती करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन बेटा कहां जाता है, 4s में आता है, फिर बेटा 3D में जाता है, याद है आपको। अब इसके पीछे रीजन क्या था बेटा, N+L रूल नियम है। अब देखो बेटा बात यहां पर यह है कि 4s में और 3D में ऊर्जा का स्तर काफी कम होता है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने ये बात सीखी थी कि जहां पर ऊर्जा का स्तर कम होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा बंध निर्माण में भागीदार कर सकते हैं। अब आप एक बात और सुनिए बेटा, अगर कभी किसी तत्व को बंध निर्माण में भागीदार करवाना है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो या तो बाह्यतम कोश के या बाह्यतम कोश से पहले वाले उस तत्व के जो ये कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका हम उनके इलेक्ट्रॉन का हम बंध निर्माण भागीदार करवा सकते हैं। मतलब कि बाह्यतम कोश nth कोश के या फिर n-1th कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भागीदार कर सकते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्वों की अगर बात करी जाए तो डी ब्लॉक के तत्व बेटा बाह्यतम कोश बेटा NS कोश है, NS कोश के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भागीदार करेंगे ही करेंगे, परंतु क्योंकि यहां पर N-1D और NS के अंदर एनर्जी गैप काफी कम है, तो ऊर्जा का स्तर कम होने की वजह से N-1D के इलेक्ट्रॉन भी उछल करके बेटा बाहर जाकर के अभिक्रिया में शामिल होना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से यहां पर N-1D के इलेक्ट्रॉन के शामिल होने की वजह से डी ब्लॉक के तत्व अलग अलग तरीके के हिसाब से संयोजकता प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, परिवर्तनशील संयोजकता शो करना बोलते हैं। अब देखो बेटा बात क्या है, एफ ब्लॉक के तत्वों में बेटा NS, N-1D, N-2F कक्षकों में कम ऊर्जा का अंतर होता है, तभी परिवर्तनशील प्रदर्शित करते हैं। इसको आगे चल के आप लोग एफ ब्लॉक के अंदर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात देखो बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बेटा N-2F 1 to 14, N-D 0 to 1, NS2 बेटा एफ ब्लॉक में आप सभी लोग पढ़ करके आते हैं बेटा विन्यास क्या होता है NS2, N-1D या तो 0 या फिर 1, N-2F 1 to 14 तक का विन्यास यहां पर होता है। नेक्स्ट बात, N बराबर 6 लेंथेनॉइड श्रेणी होती है, N बराबर 7 एक्टिनॉइड श्रेणी होती है, बात आप ऑलरेडी जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, समझने वाली बात देखो, डी ब्लॉक तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था देखना बेटा, समझने वाली बात यह है न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या बेटा, NS में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और अधिकतम यानी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी बेटा, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सुनना बात ध्यान से, NS के इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या होगी बेटा, उसके न्यूनतम बताएगी, और NS प्लस N-1D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित ध्यान देना बेटा, ये अयुग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बताएगी बेटा, आपको उच्चतम बताएगी। अब इसके बेस पर बेटा क्या पॉइंट बन के आता है बेटा समझने से, एग्जाम्पल मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज के बाह्यतम कोश में बेटा देखो ये nth कोश है, तो ये क्या बेटा हमारे पास में NS2 है, और ये क्या बेटा हमारे पास में N-1D है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ बेटा मैंगनीज का न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो NS के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 2, तो न्यूनतम क्या शो करेगा बेटा, देखो ये न्यूनतम क्या शो करेगा बेटा, न्यूनतम क्या होगा इसका, न्यूनतम होगा 2, क्योंकि NS के इलेक्ट्रॉन है बेटा कितने 2। अब अधिकतम बताने के लिए आपको इसके N-1D के इलेक्ट्रॉन नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है। अब अगर हम 3D5 को देखें तो 3D5 का मतलब बेटा बॉक्स ये बना है मैंने 1 2 3 4 5, हाँ पांचों के पांचों ही अयुग्मित है। इसका मतलब बेटा इसके अधिकतम या उच्चतम की अगर बात करें तो उच्चतम क्या होगी बेटा, तो उच्चतम क्या होगी बेटा इसके अंदर 2 + 5 = 7, मतलब कि 7 तक जा सकता है। तो मैंगनीज तत्व ऐसा होता है बेटा जो क्या करेगा, मिनिमम 2 शो करेगा और हाईएस्ट को क्या करेगा बेटा, ये 7 शो करेगा। ठीक है, क्लियर है। बट अब ये पॉइंट अगर आप याद रख लोगे तो आपको बेटा बहुत सारा काम बन जाएगा। तो बेटा पॉइंट क्या है कि न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी बेटा, जो NS के इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसके बराबर होगी, और उच्चतम कितनी होगी बेटा, जो उच्चतम होगी NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D में
कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या के बराबर। अब समझना बेटा, देखो यहां पे आपके सामने बेटा कुछ तत्व यहां पे दिए गए हैं। ये तत्व किसके दिए गए बेटा? आपको डी ब्लॉक के तत्व दिए गए, खास करके 3D श्रेणी, क्योंकि हमें 3D श्रेणी के बारे में डिस्कस करना होता है। अब देखो बेटा यहां पर बात क्या है, अगर हम यहां पर विन्यास के बारे में बात करें तो बेटा इन सब तत्वों के विन्यास के आगे आर्गन तो आएगा, तो बेटा आर्गन को नहीं लिख रहा हूं मैं। विन्यास की अगर बात करें बेटा, स्कैंडियम का विन्यास क्या होगा? इसका विन्यास क्या होगा बेटा? हमारे पास में 4s2 3d1, ठीक है। टाइटेनियम क्या होगा बेटा? 4s2 3d2। वेनेडियम क्या होगा बेटा? 4s2 3d3। और सिमिलरली मैं आगे की ओर लिख सकता हूं, इसका क्या होगा बेटा? 4s1 3d5 होगा, ठीक है। आगे लिख सकता हूं। अब समझो बेटा बात को ध्यान से, ये d5 होगा तो ये क्या होगा बेटा? d6 होगा? नहीं, ये होगा बेटा s2d5, ये होगा s2d5। फिर ये क्या होगा बेटा? s2 d6 s2 d7 s2 d8 s1 d10 s2 d10। मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा बेटा s2 d10 का मतलब क्या है? 4s2 3d 4s2 3d चल रहा है, ठीक है। अब समझना बेटा बात ध्यान से, स्कैंडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 बेटा 2। अभी क्रॉस को लिखा है, इस पर ध्यान मत देना, क्रॉस बाद में समझाऊंगा। 2 लगाए बेटा, 2 मिनिमम हो सकता है। अधिकतम कितना होगा बेटा? देखो 2, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1। क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है? हाँ जी, इसका मतलब 2 और 1 3, तो अधिकतम 3 दर्शाएगा। टाइटेनियम के बेटा बाह्यतम कोश 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 दर्शाएगा। अधिकतम कितनी दर्शा सकता है? तो 3D में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही अयुग्मित होंगे। इनफैक्ट डी के 5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो बेटा 2 और 2 4, अधिकतम 4 दिखाएगा। वेनेडियम में 2 मिनिमम और 3 अयुग्मित, और 2 3 और 2 5, अधिकतम 5 जाएगा। क्रोमियम बेटा 1 होगा मिनिमम, और अधिकतम 5 और 1 6, तो बेटा 6 तक जाएगा। मैंगनीज के बेटा एस में 2 है तो 2 मिनिमम, और डी में बेटा 5 है, तो अभी देखा था हमने, डी 7 तक जाएगा। इसके बाद बेटा आयरन। अब देखो बेटा आयरन से कहानी क्या होगी, अगर आप आयरन को देखते हो तो आयरन के अंदर बेटा D6 विन्यास है। ध्यान समझना, आयरन की अगर बात करें D6 विन्यास है बेटा 1 2 3 4 5 6। अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 4 ही बचे। तो अधिकतम कितनी होगी बेटा? 2 और 6, 2 और 4 6, इसलिए अधिकतम 6 होगी। सिमिलरली बेटा कोबाल्ट में S2 D7 होगा, तो D7 बेटा D7 ही हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, 3 और 2 5, तो बेटा अधिकतम 5 तक जाएगा। निकिल बेटा 2 और 3, कॉपर 1 और 2, और जिंक क्या दिखाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक के अंदर बेटा कैसा विन्यास है? D10 विन्यास है, और D10 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो जिंक एक ऐसा तत्व है बेटा जो क्या करेगा? सिर्फ एक ही प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। अब आते हैं बेटा यहां पर कुछ बातें, आपको बेटा यहां पे क्रॉस दिख रहा होगा, समझना बात ध्यान से। देखो आपको ये बात समझ आ गई किस तरह से ऑक्सीजन अवस्था होगी। न्यूनतम क्या होगी बेटा? NS के इलेक्ट्रॉन की संख्या। अधिकतम क्या होगी बेटा? N-1D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्लस NS के इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये बात क्लियर है? अब देखो बेटा इसके अंदर आपको ये बात समझ आ गई। इसके अलावा आपको 2 और बातें याद रखनी। पहली बात, 2 तत्वों के न्यूनतम में तकलीफ है और 2 तत्वों के अधिकतम में तकलीफ है। क्या बोला मैंने? 2 तत्वों के न्यूनतम में तकलीफ है और 2 तत्वों के अधिकतम में तकलीफ है। यह बात अगर आप याद रख लोगे तो आपका सारा काम बन जाएगा, कभी आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्या क्या देखो सुन, न्यूनतम में किसके तकलीफ है बता रहा हूं बेटा। एक तो है हमारे पास स्कैंडियम, एक तत्व हमारे पास बेटा क्रोमियम, इनके न्यूनतम में तकलीफ है। और अधिकतम में किसके तकलीफ बेटा? एक तो कोबाल्ट के और एक है बेटा हमारे पास कॉपर के। अब इनके अधिकतम में क्या तकलीफ है बेटा? समझना बात ध्यान से। देखो अगर बात करें स्कैंडियम का, तो बेटा स्कैंडियम में न्यूनतम क्या होना चाहिए? 2, पर होता नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये अस्तित्व में नहीं होता। सिमिलरली बेटा क्रोमियम का न्यूनतम होना चाहिए था 1, परंतु ये भी नहीं बनाता। क्रोमियम का +1 का स्थायित्व नहीं होता, ये अस्तित्व में नहीं होता। अब क्यों नहीं होता बेटा? समझना। स्कैंडियम की अगर बात करें तो बेटा स्कैंडियम बेटा बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लेके बैठा हुआ है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो अगर 1 और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो जैसे 1 और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, हाथों हाथ क्या कर लेगा बेटा? ये नोबल गैस का विन्यास धारण कर लेगा। इसलिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पर हाथों हाथ थोड़ी सी ऊर्जा और खा करके 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए यहां पर स्कैंडियम +2 शो नहीं करता है। अगला पॉइंट, क्रोमियम बेटा कभी S1 शो नहीं करता है। कोबाल्ट की अगर बात करें बेटा, कोबाल्ट +5 शो नहीं करता है। और अगर कॉपर की बात करी जाए तो बेटा कॉपर को +2 शो नहीं करना चाहिए था, पर ये +2 शो करता है। समझो बेटा बात को, कॉपर को +2 शो क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अगर आप कॉपर को +2 बनाओगे तो D9 विन्यास बन जाएगा। अगर आप कॉपर को +2 बनाओगे तो वो D9 विन्यास बन जाएगा, परंतु D9 विन्यास तो स्थायी होता नहीं है, इसका मतलब वो तो बनना नहीं चाहिए था। तो बेटा 2 तो ऐसे जो कि न्यूनतम में नहीं बनने चाहिए। कौन कौन से बेटा? एक तो स्कैंडियम और क्रोमियम, तो ये तो नहीं बनेंगे। और 2 अधिकतम आपको देखने पड़ेंगे। 2 के अधिकतम में तकलीफ है, वो कौन से बेटा? कोबाल्ट का +5 नहीं बनना चाहिए और कॉपर का +2 जो कि नहीं बनना चाहिए था, बनता है। अगर आप ये बातें याद रख लोगे तो आपका सारा पॉइंट बन जाएगा। मैंने क्या बताया बेटा आपको कि 2 के न्यूनतम में तकलीफ है वो कौन बेटा? स्कैंडियम और क्रोमियम। और 2 के अधिकतम में तकलीफ है वो कौन है बेटा? कोबाल्ट और कॉपर। न्यूनतम वाला क्या पॉइंट है बेटा? न्यूनतम वाला पॉइंट है कि स्कैंडियम का +2 शो नहीं करता, क्रोमियम का +1 शो नहीं करता। अधिकतम वाले में क्या बात है बेटा कि कोबाल्ट का +5 शो नहीं करता और कॉपर के +2 को शो नहीं करना चाहिए था, पर वो +2 शो करता है। तो बेटा ये एक्सेप्शन अगर आप याद रख लोगे तो आपको अधिकतर काम यहां पर बनता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करें बेटा स्थायी ऑक्सीजन अवस्था, कुछ स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट, जैसे कि
क्रोमियम +3 क्या बेटा T2G अर्धपूरित। अब इसका मतलब क्या बेटा, देखो बेटा क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम का विन्यास क्या बेटा, हमारे पास में क्रोमियम है, हमारे पास में आर्गन 4s1 3d5। अगर आप इसको +3 बनाओगे तो +3 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे, ये क्या बचेगा बेटा आपके पास में 3d3। इसको क्या लिखेंगे बेटा हम, आर्गन 3d3। अब आर्गन 3d3 एक विन्यास स्थायी नहीं होता, परंतु जब यहां पर कोई लिगेंड आएगा तो बेटा ये क्या है हमारे पास T2G, ये क्या है बेटा हमारे पास Eg 1 2 3। तो क्योंकि यहां पर T2G अर्धपूरित हो गया है तो बेटा ऐसे विन्यास को स्थायी बताया जाता है। ये आप एनसीईआरटी में लाइन देखोगे तो क्योंकि यहां पर T2G अर्धपूरित है तो बेटा इसको स्थायी बताते हैं। अगला बेटा Mn+2, अगर आप Mn+2 को देखोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, Mn+2 तो आप समझ सकते हो D5 विन्यास हो जाएगा, और D5 कैसा विन्यास है बेटा, अर्धपूरित, तो बेटा ये भी स्थायी हो जाएगा। अगला स्कैंडियम +3 और जिंक +2 एक ही प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। याद रखना बेटा, आपको क्या बताया था आपको, जिंक केवल एक प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा, सिमिलरली स्कैंडियम भी केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा। स्कैंडियम का बारे में आपने देखा था बेटा, वो कभी भी +2 को शो नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ +3 शो करता है। तो स्कैंडियम हमेशा +3 बनाएगा और जिंक हमेशा +2 बनाएगा, मतलब कि स्कैंडियम और जिंक ऐसे प्रकार के तत्व है जो कि केवल और केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। इसको आप याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपर का +2 उच्च जलयोजन ऊर्जा कारण जलीय माध्यम में कॉपर +2 विषमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख के चलेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा आपको। देखो बेटा बात क्या है, कॉपर का जो +1 होता है बेटा वो जलीय माध्यम में, कहां पर बेटा, जलीय माध्यम में। अगर जलीय माध्यम की बात करी जाएगी बेटा तो क्या होता है, कॉपर का +1 बेटा विषमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है, मतलब कि इसका ऑक्सीकरण भी होगा और इसका अपचयन भी होगा। तो क्योंकि यहां पर ऐसा हो रहा है तो बेटा कॉपर +2 बन जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या कारण है कि कॉपर +2 जल में अधिक स्थायी होता है कॉपर +1 के बजाय। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि क्या कारण है कॉपर +2 अधिक स्थायी होता है कॉपर +1 के बजाय जल विलयन में। तो आप क्या रीजन देंगे बेटा, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी उच्च जलयोजन ऊर्जा होने की वजह से। कॉपर +2 की जलयोजन ऊर्जा का मात्रा अधिक हो जाता है बेटा कॉपर +1 के मुकाबले में, क्योंकि आवेश बढ़ जाता है, इसी वजह से यहां पर इसका स्थायी अधिक देखा जाता है। तो आप याद रखेंगे बेटा कि कॉपर +1 कॉपर +2 के अंदर अधिक स्थायी कौन है बेटा, कॉपर +2 है। क्यों है कॉपर +2 अधिक स्थायी, क्योंकि यहां पर उच्च जलयोजन ऊर्जा देखी जाती है। इस पॉइंट को याद रख के चलेंगे, यही पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर कोई पॉइंट आता है तो आपको इस पर आंसर में टिक मार्क करके आप आगे बढ़ेंगे। अब देखो बेटा एल्यूमिनियम +1 एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम में विषमानुपाती होता है सेम टू सेम। गोल्ड +1 गोल्ड +3 और गोल्ड के अंदर विषमानुपाती होता है बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट बात देखो बेटा, स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4 V+5 Cr+C Mn+7 ये सब के सब क्या है बेटा, ये अपने अपने तत्वों के सर्वाधिक यानी कि उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था है। उच्चतम स्कैंडियम का, उच्चतम टाइटेनियम सबका उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था। तो बेटा ये सब के स्थायी, क्योंकि ये सब के सब क्या बेटा अक्रिय गैस विन्यास बन रहे। अगला कॉपर +Ag+ Au+ ये सब क्या बेटा आभासी अक्रिय गैस विन्यास। याद करो बेटा, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, छद्म अक्रिय गैस, याद है बेटा, ये सीखा था आपने छद्म अक्रिय गैस विन्यास। कहां सीखा था बेटा, याद है आपको, केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था आपने। तो छद्म अक्रिय गैस विन्यास से बेटा, तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी हाई है। अगला ये क्रोमियम +3 T2G हो गया, Mn+2 हाफ फील्ड हो गया, जिंक +3 तो देख ही चुके बेटा, कॉपर +2 ये सब बातें देख चुके हो आप। इसके बाद देखना बेटा, कार्बोनिल संकुल में डी ब्लॉक में शून्य ऑक्सीजन अवस्था स्थायी होती है। ये बात आपने कोऑर्डिनेशन में देखी थी। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, NiCO4 में Ni पे चार्ज 0 है, FeCO5 में Fe पे चार्ज 0 देखा था ना बेटा आपने तो बेटा वहां पर बहु परमाणु भी देखे थे, याद है बेटा आपको। जैसे आपने देखा था, आप एक एग्जांपल देखा था, आपको याद होगा, हमने देखा था Mn2CO10 के बारे में। तो बेटा इस प्रकार यौगिक भी स्थायी होते हैं। तो बेटा यहां पर भी क्या चार्ज है 0। तो चार्ज 0 किसके स्थायी होता है बेटा, कार्बोनिल का, क्योंकि ये क्या कर लेता है, सिनर्जिक बंध का निर्माण कर सकता है। अगला पॉइंट +2 है बेटा, डी ब्लॉक में सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था, ये आपको याद रखना है बेटा। सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था बेटा कौन सी, डी ब्लॉक में +2। अधिकतर तत्व क्या होते हैं बेटा, +2 शो करते हैं। क्यों, क्योंकि अधिकतर तत्वों के बाह्यतम कोश में S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो +2 शो करते हैं। नेक्स्ट बात +3 है बेटा, F ब्लॉक में सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था। +3 क्यों होता है बेटा, इसके बारे में आप लोग F ब्लॉक के अंदर ही सीखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट बात देखो बेटा, Mn+7 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था है। रुदेनियम +8 और ओस्मियम +8 ये डी ब्लॉक में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था होती है। तो 3D श्रेणी में Mn+7 है और पूरे डी ब्लॉक में रुदेनियम +8 और ओस्मियम +8 ये अधिकतम होता है। अगली प्रॉपर्टी देखो बेटा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उच्च ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व घटता है। क्या बात कही बेटा कि उच्च ऑक्सीजन का स्थायित्व जो बेटा लगातार क्या घट रहा है। एग्जांपल की बात करें, VO3- बेटा मैग्नीशियम में +5 चार्ज है, CrO- बेटा क्रोमियम पे +6 चार्ज है, MnO- मैंगनीज पे +7 चार्ज है। तो पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इसका स्थायित्व की तुलना करें तो लगातार स्थायित्व घट रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार स्थायित्व घट रहा है, इसको समझते बेटा। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, देखने बेटा एक एक करके। फर्स्ट रीजन क्या है, उच्च धनावेश से ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे तत्व के बेटा उच्च ऑक्सीजन अवस्था में जाने की टेंडेंसी जो होती है बढ़ती है। और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो बेटा वो क्या करना चाहेगा बेटा, खुद का अपचयन करके सामने वाले का ऑक्सीजन करना चाहेगा। जैसे कि
मैंगनीज अगर +1 बैठा हुआ तो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाथों हाथ अपना अपचयन करना चाहेगा, तो क्या करेगा बेटा, ऑक्सीकारक की प्रवृत्ति बताना चाहेगा। इसका मतलब अगर कभी कोई यौगिक ऑक्सीकारक अच्छा बनेगा तो मतलब उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन समझो बेटा कि उच्च धनावेश के लिए आयनन विभव भी ज्यादा देना होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर आपको किसी को +5 बनाना है और किसी को +1 बनाना है तो बेटा +1 बनाने के लिए आपको अधिक ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, तो बेटा आयनन ऊर्जा देना इतना आसान नहीं, तो बेटा वहां पर भी स्थायित्व क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। स्कैंडियम +3 सर्वाधिक स्थायी है, टाइटेनियम +4 स्थायी है, B+5 Cr+6 Mn+7 ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के हो जाते हैं बेटा, इनको याद रख के चलना बेटा। इसलिए बाएं जाने पर लगातार +2 का स्थायित्व बढ़ता है बेटा, क्योंकि +2 क्या है बेटा, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है बेटा, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था है, इसलिए सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था जो स्थायी होती है वो कौन सी होती है, +2 वाली ही होती है। और देखो बेटा डी ब्लॉक में वर्ग में ऊपर से जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। अब ये बात याद रखना बेटा कि पी ब्लॉक में आपने सीखा था वहां पर अक्रिय प्रभाव कार्य करता है, कि पी ब्लॉक में तो ऊपर से नीचे आने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है और निम्न का बढ़ता है, परंतु डी ब्लॉक में उल्टा होता है। डी ब्लॉक में क्या होता है बेटा, निम्न का घटता है और उच्च का बढ़ता है। इस बात को देखना, जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा Cr+6 MO+6 W+6, तो बेटा यहां पर स्थायित्व बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, आप देखो यहां पर जो धात्विक प्रकृति बेटा वो बढ़ती है वर्ग में, क्योंकि सबके सब धातु है, और जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे धात्विक प्रकृति बढ़ेगी। अगर धात्विक प्रकृति बढ़ेगी तो धातु की प्रकृति क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। तो जब धातु है इलेक्ट्रॉन को अच्छे से त्यागेगा तो धात्विक प्रकृति अधिक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर अधिक त्यागेगा उसका मतलब वो और अधिक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है। तो क्रोमियम +6 के मुकाबले में W+6 में अधिक धात्विक प्रकृति है, इसी वजह से W+6 अधिक धात्विक गुण होने की वजह से ज्यादा स्थायी हो पाता है एज कंपेयर टू बेटा क्रोमियम +6। ये की बात बेटा आपको इन सब में देखने को मिलेगी, मन तक रहे FeReOS में। अब एक बात और देखो बेटा, निकिल +2+4 पैलेडियम +2+4 पैलेडियम +2+4, ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये बात आपको एनसीईआरटी में पॉइंट के फॉर्म में मिल जाएगी। पॉइंट यहां पर ये होता है, देखो बेटा ध्यान से, निकिल के लिए +2 और +4 दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्था है, परंतु +2 का अधिक स्थायी है एज कंपेयर टू +4। परंतु पैलेडियम और प्लेटिनम की कहानी उल्टी है, यहां पर +4 का स्थायित्व अधिक है बेटा एज कंपेयर टू +2। इसके पीछे कारण क्या बेटा, इसके पीछे कारण है 4 IP का योग। क्या कारण है बेटा, 4 IP का योग। अब समझना बेटा बात ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, यह बात आपको एनसीईआरटी मिलेगी कि सम ऑफ फर्स्ट 4 IP, सम ऑफ फर्स्ट 4 IP मतलब कि प्रथम 4 आयनन विभव का योग। अब वो बात ये कहता है कि प्रथम 4 आयनन विभव का योग जो होगा वो निकिल +2 के लिए ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू +4, मतलब +2 वाले की स्थायित्व अधिक होती है, और +4 वाले की अगर बात करें बेटा तो +4 वाले के लिए पैलेडियम और प्लेटिनम में +4 वाले का स्थायित्व अधिक होता है बेटा एज कंपेयर टू बेटा क्या +2। इसके पीछे कारण क्या बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 4 IP, प्रथम 4 IP का जो योग होता है उसके मान के हिसाब से बात देखी जाती है किसका स्थायित्व अधिक होगा और किसका स्थायित्व कम होगा। तो उसके बेस पर ये जब आपको बता रहा हूं बेटा, ये सब क्या बेटा डेटाबेस, क्योंकि IP एक डेटाबेस पॉइंट है। तो बेटा इस पॉइंट को बस आप याद रखें, एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन बनकर आता है कि क्या कारण है कि निकिल +2 और +4 में +2 का स्थायित्व अधिक होता है, तो बेटा क्या कारण है उसके अंदर कि सम ऑफ फर्स्ट 4 IP जो है बेटा उसका मान अधिक है एज कंपेयर टू सम ऑफ फर्स्ट 2 IP, इस तरह बता सकते हैं बेटा। और सिमिलरली बेटा पैलेडियम प्लेटिनम में उल्टा है बेटा, +4 और +2 के स्थायित्व में +4 का स्थायित्व अधिक है एज कंपेयर टू बेटा +2, इसको आप याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उच्च वैद्युत श्रेणी तत्व जैसे F और O के साथ होता है, लेकिन O के साथ बहुबंध के कारण स्थायित्व ज्यादा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझेंगे इस बात को, समझे ध्यान से क्या है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल देखो बेटा जैसे कि MnF7 MnO4-। अब समझना बात ध्यान से, मैंगनीज का अगर यौगिक बनाओगे आप +7 में तो बेटा MnF7 नहीं बन पाता, परंतु MnO4- बन जाता है। अब क्या कारण है, सिमिलरली Xc का F8 नहीं बन पाता, Xc का O4 बन जाता है। समझना बात ध्यान से, पॉइंट ये कहना चाह रहा है, अगर कभी किसी तत्व को अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाना है तो बगल में कौन सा तत्व होना चाहिए, अधिक विद्युत, जैसे कि F और O हो गया। पर पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि भले ही F की विद्युत सर्वाधिक है, परंतु फिर भी यौगिक जो स्थायी बनता है बेटा किससे बनता है बेटा, O से बनता है, क्योंकि O क्या कर सकता है, बहुबंध का निर्माण कर सकता है। ऐसे बात करें बेटा Mn का, Mn अगर +7 दर्शाएगा तो Mn+7 MnF7 बना सकता है, और Mn+7 MnO4- बनाकर बना सकता है, परंतु MnF7 का स्थायित्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि MnO4- बन सकता है। क्यों बन सकता है, समझना बात ध्यान से, MnO4- में डबल बॉन्ड बन जाते हैं। डबल बॉन्ड बनने से क्या होता है बेटा, दो तत्वों के मध्य जब बंध बनेगा, दो परमाणु के मध्य अगर आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ हाई होती है। इसलिए आप ये बात याद रखोगे कि अगर हम डी ब्लॉक के तत्वों की खास करके बात करें तो इनके जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो अधिकतर बार किससे स्थायी देखी जाती है बेटा, O के साथ स्थायी देखी जाती है। अब जैसे आपसे पूछे बेटा कि बताओ कि मैंगनीज का +7 क्या F का बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। क्या O से बन पाएगा, तो हाँ बन पाएगा। अगला सवाल, तो क्या मैंगनीज F के साथ यौगिक नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो क्या उच्चतम स्थायी यौगिक हो सकता है, तो बेटा Mn का अगर F से यौगिक बनाओगे तो बेटा उच्चतम स्थायी यौगिक होगा MnF4। कौन सा बेटा, MnF4 तक फ्लोरीन के साथ बन सकता है, इससे आगे वो नहीं बना सकता है।
और आपसे पूछे कि बताओ O और F के साथ में अधिकतम कौन सा यौगिक जा सकता है, बेटा तो एक यौगिक होता है, आप याद रखें इसका MnO3F। MnO3F के अंदर Mn+7 शो करता है, जिसमें एक फ्लोरीन और 3 ऑक्सीजन है, सातों फ्लोरीन नहीं हो सकते। तो ये एक ऐसा यौगिक इसमें बेटा O भी है और F भी शामिल है और अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था यहां पर दर्शाई जा सकती है बेटा किसके, Mn की। सेम टू सेम बेटा देखो जिनोन के साथ। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है क्या कारण है कि ऑक्सीजन के साथ में उच्च ऑक्सीजन अवस्था दर्शा रहा है, फ्लोरीन के साथ नहीं दर्शा रहा, तो क्या कारण है बेटा कि ऑक्सीजन बहुबंध का निर्माण कर सकता है। ऑक्सीजन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड ऑल्सो, पाई बॉन्ड बना करके मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने आप को स्थायी देख लेता है। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके चलेंगे। अब आता है बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां तक एग्जाम में काफी बार सवाल पूछा गया है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है बेटा, वो क्या है बेटा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। KMnO4 K2Cr2O7 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो क्या हमारे पास, E0 सेल। ई सेल के बारे में हम बात करेंगे। देखो क्या है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E0 सेल की अगर बात करिए। देखो बेटा E0 सेल के बारे में आप लोग वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ करके आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो जो बातें वहां पर सीखते हैं आप नॉन स्टिक इक्वेशन वगैरह, उन सब बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहां पर आपको कुछ बेसिक फंडे बताए जाएंगे जिसके बेस पर आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो पाएंगे, ताकि क्वेश्चन आप डी ब्लॉक के कोई क्वेश्चन गलत ना करें। समझना बात को ध्यान से। देखो पहली बात तो किसी प्रक्रिया को अगर स्वतः होना है तो बेटा स्वतः होने का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब कि खुद ही खुद हो जाए, हमको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। स्वतः प्रक्रिया को होने के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए, पता है बेटा आपको। अब यदि किसी का डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, तो डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव है तो बेटा डेल्टा जी को रिलेट कर सकते हो आप इस तरीके सूत्र से, -NF E0 सेल से। अब अगर किसी के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना है, इसका मतलब -NF E0 में NF और E0 के मान को क्या होना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको नेगेटिव होना तो नेगेटिव रखना पड़ेगा। अच्छा N और F तो बेटा कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं। E0 का मान क्या होना चाहिए, तो E0 का मान क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। तो यदि किसी के लिए E0 का मान पॉजिटिव हो गया, तब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होने की वजह से प्रक्रम क्या हो जाएगा बेटा, स्वतः हो जाएगा। और यदि किसी के लिए E0 का मान नेगेटिव हुआ, तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होने की वजह से वह प्रक्रम क्या हो जाएगा बेटा, अस्वतः हो जाएगा। पहली बात तो ये बात यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखना बेटा बात समझना। जैसे उदाहरण की अगर बात करी जाए Mn+3 से +2, इसका E0 का मान पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है समझना बात ध्यान से। अगर Mn+3 से +2 के लिए E0 का मान पॉजिटिव है, अगर बेटा मैं चाहूं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना इसको ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, E0 Mn+3/Mn+2, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है बेटा E0 का ये वाला प्रक्रम। अब यदि आपको दिया गया है कि इसका मान पॉजिटिव, इसका मायने क्या है, इसके मायने ये हैं कि Mn+3 से +2 में जाने की प्रकृति स्वतः रखेगा, वो स्वतः जाना चाहता है बेटा +3 से +2 में। क्यों, क्योंकि अगर इसका E0 का मान पॉजिटिव है तो डेल्टा जी का मान ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। E0 का मान पॉजिटिव, डेल्टा जी का मान नेगेटिव, मतलब प्रक्रम क्या हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। तो बेटा इस प्रकार ये बताया जा सकता है। नेक्स्ट बात, क्रोमियम +3 +2 की अगर बात करें बेटा, इसका E0 का मान नेगेटिव है, मतलब कि क्रोमियम +3 से +2 में नहीं जाना जाता, क्योंकि E0 का मान नेगेटिव, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव, तो प्रक्रम क्या हो गया, अस्वतः हो गया। और अगला एग्जांपल, कोबाल्ट +3 से +2 में जाना जाता है, क्योंकि इसका E0 का मान क्या बेटा, पॉजिटिव है। अब आप ये बात देखो बेटा, मैंगनीज की अगर बात करें बेटा, मैंगनीज +3 का विन्यास क्या है, समझना बात ध्यान से। मैंगनीज +3 का विन्यास का बेटा D4, Mn+2 का बेटा D5। तो क्या D4 और D5 जाना चाहता है, जी हां जाना चाहता है। अब देखो बेटा, क्रोमियम +3 क्या बेटा हमारे पास में, क्रोमियम +3 बेटा हमारे पास में D3, क्रोमियम +2 क्या बेटा हमारे पास में D4। समझना बात ध्यान से, क्या D3 वाला D4 जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। कोबाल्ट की अगर बात करें तो बेटा आप देख सकते हो, कोबाल्ट फेकोनी क्या बेटा हमारे पास में ये D7 विन्यास है, कोबाल्ट +3 क्या बेटा हमारे पास D6 विन्यास। चलो हमने इनको तो समझ लिया कि D4 वाला D5 जाना चाहता है, बिल्कुल सही बात। D3 वाला D4 जाना चाहेगा क्या, नहीं। हमने देखा था बेटा T2G अर्धपूरी थे। अब +6 और +7 में कैसे बताओगे, D6 D7 में कौन अधिक स्थायी कैसे बताओगे। तो पहली बात तो बात समझना बेटा, आपको यहां पर रीजन दिया गया था क्या, T2G अर्धपूरी थे, यहां पर T2G अर्धपूरी थे, और यहां पर क्या बेटा D5 अर्धपूरी विन्यास है। पहली बात तो ये कि जितनी भी यहां पर कहानी बताई गई है, ये सब कहानी बेटा कहां पर, जलीय विलयन में। जलीय विलयन में कभी भी, नोट करना मेरी बात को, जलीय विलयन में कभी भी स्थायित्व को बताने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ विन्यास का सहारा नहीं ले सकते। क्या बोला मैंने, जलीय विलयन में स्थायित्व बताने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सहारा नहीं ले सकते। मतलब यहां पर बात क्या है, देखिए कोई भी तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, उसको अगर आप जलीय विलयन में देखोगे, जलीय विलयन की बात करते बेटा, रिएक्शन हमेशा कहां पर होती है, एक्वस मीडियम में ही होती है। तो बेटा एसआरपी जो तत्वों की होती है, एसआरपी मतलब E0 सेल, अगर हम किसी के लिए E0 की बात करें या फिर अगर हम उसके लिए एसआरपी की बात करें, तो लगभग वो बात एक जैसी ही होती है। ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है बेटा, ये निर्भर करती है बेटा उसके सब्लिमेशन एनर्जी पे, उसके आईपी पर और उसके हाइड्रेशन एनर्जी के मान पर। अब समझना बात को ध्यान से। देखो अगर हम यहां पर बात करें, सब्लिमेशन का मतलब क्या बेटा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आईपी का मतलब जानते हैं बेटा आयनन विभव, और हाइड्रेशन एनर्जी मतलब जलयोजन ऊर्जा। अब इन दोनों के लिए डेल्टा एच का मान क्या आता है बेटा, पॉजिटिव होता है।
डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है, यहां पर आपको ऊर्जा अवशोषित करनी है। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के लिए हमेशा ऊर्जा अवशोषित होगी, आईपी में हमेशा ऊर्जा अवशोषित होगी। हाइड्रेशन की अगर बात करें तो यहां पर बेटा ऊर्जा निष्कासित होती है। डेल्टा एच का मान क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। अब समझना बात ध्यान से, अगर किसी का एसआरपी का मान नेगेटिव है, जैसे कि बेटा आप लोग बात पढ़ते हो कि लिथियम के लिए ई नॉट का मान सर्वाधिक नेगेटिव होता है, इसका एसआरपी मोस्ट नेगेटिव होता है। इस बात के मायने क्या है? इस बात के मायने ये हैं कि लिथियम के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी का मान है, जो जलयोजन ऊर्जा का मान है, वो बहुत अधिक है बेटा। किसके मान से? सब्लिमेशन और आईपी के योग से। क्योंकि आप देखो बेटा, अगर किसी को एसआरपी को नेगेटिव होना, अगर किसी का एसआरपी को नेगेटिव होना है, अगर किसी का एसआरपी को नेगेटिव होना है तो सब्लिमेशन का मान होना चाहिए कम, आईपी का मान होना चाहिए कम और हाइड्रेशन का मान होना चाहिए ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा एच का मान नेगेटिव है। भाई नेगेटिव वैल्यू कब आएगा? जब हाइड्रेशन का वैल्यू नेगेटिव, तभी तो वैल्यू नेगेटिव आ सकता है। तो लिथियम के लिए अगर बोला जा रहा है कि ई नॉट का मान सर्वाधिक नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि लिथियम के लिए जलयोजन ऊर्जा का मान सर्वाधिक है। किससे बेटा अधिक है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन और आयनन विभव के योग से उसका मान अधिक है। और यदि किसी के लिए डेल्टा एच का मान, सॉरी ई नॉट का मान पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली बात है कि बेटा जलयोजन ऊर्जा की जो मात्रा है उसकी मात्रा का मान कम है बेटा। किससे? उसके लिए ऊर्ध्वपातन और आयनन के योग से। यहां तक बात क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया बेटा कि Mn+3+2 ये सब जो फंडे हैं, इनको बेटा आप कभी भी नॉर्मल इस तरीके से विन्यास के आधार पर समझा नहीं सकते। तो क्या इसका मतलब हम कभी याद करना पड़ेगा? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको छोटा तरीका बता रहा हूं, उस छोटे तरीका को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अब वो तरीका क्या है बेटा? नोट करना, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, देखिएगा। अब समझना बेटा बात ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से गौर फरमाइएगा। देखो समझना बात ध्यान से। देखो, अगर पहले हम बात करें यहां पर जो हमको दिया गया है, हमारे पास सवाल जो एग्जाम में सवाल आता है अधिकतर बार, वो आता है बेटा ई नॉट M+3 से M+2 वाला। ये हमारे पास सवाल आता है अधिकतर बार। जो सवाल आता है बेटा, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में टेबल मिल जाएगी। ई नॉट M+3 से M+2 के बारे में बताया गया। अब यदि ई नॉट M+3 से M+2 की अगर बात करें, खास करके 3D श्रेणी के तत्वों के लिए, खास करके 3D श्रेणी के तत्वों के लिए, तो बेटा हमें क्या याद रखना है? तो बेटा याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बताने वाला हूं। 3D श्रेणी तत्वों में क्या बेटा याद रखना आपको? स्कैंडियम के लिए तो ये मान होता है बेटा -∞, और जिंक के लिए मान होता है बेटा क्या? +∞। क्या होता है बेटा? स्कैंडियम के लिए होता है बेटा क्या? -∞, और जिंक के लिए क्या मान होता है बेटा? +∞। इसके अलावा बेटा आपको याद रखना है कि इसका मान पॉजिटिव बेटा किसके लिए होता है? सर्वाधिक होता है बेटा कोबाल्ट के लिए, उससे कम होता है बेटा Mn के लिए, उससे कम होता है बेटा Fe के लिए। और नेगेटिव किसके लिए होता है बेटा? कि बाकी 3D के तत्व जो है उनके लिए, बाकी बचे हुए 3D श्रेणी के तत्व। अगर आपको यह बात याद रह जाएगी तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। समझना बात ध्यान से, मतलब क्या इस बात का? सुनना। पहली बात तो हम इनको बात करते हैं कि स्कैंडियम के लिए क्यों मान -∞ है और क्यों जिंक के लिए मान +∞, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखना बेटा, अगर हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम +3 से स्कैंडियम +2, क्या ये प्रक्रम होना चाहता है? तो समझना बेटा, बहुत सिंपल सी बात, कॉन्फिडेंस समझ जाओगे आप। स्कैंडियम +3 का विन्यास क्या है बेटा? आर्गन। और स्कैंडियम +2 क्या है बेटा हमारे पास में? आर्गन 3D1। अब बताओ बेटा कौन अधिक स्थायी है? +3। क्या कभी +3 वाला +2 जाना चाहेगा? कभी नहीं जाना चाहेगा, कभी भी जाना नहीं चाहेगा। ये तो जानते बनता ही नहीं है। ये अगर बनेगा ही नहीं तो इसका प्रोसेस का मान क्या? डेल्टा जी का मान हमेशा पॉजिटिव, ई नॉट का मान क्या बेटा? -∞। इसलिए इसका मान क्या है बेटा? -∞। जिंक की अगर बात करें, अगर आप जिंक के +3 को जिंक के +2 में लेकर जाना चाहते हैं, समझना बात ध्यान से। जिंक +3 क्या होगा बेटा आपके पास में? आर्गन क्या होगा बेटा? जिंक +2 क्या होगा बेटा हमारे पास में? ये होगा हमारे पास में आर्गन 3D10, ये होगा। और ये क्या होगा बेटा हमारे पास में? आर्गन 4s, सॉरी आर्गन 3D9, आर्गन 3D9 होगा बेटा, ये आर्गन 3D9। अब आप मुझे बताओ बेटा 3D9 और 3D10 के मुकाबले में अधिक स्थायी कौन है? 3D10। इसका मतलब जिंक हमेशा +2 आना चाहेगा। जिंक का तो +3 बनता ही नहीं। आपने सीखा बेटा कि स्कैंडियम और जिंक केवल एक प्रकार के ऑक्सीडेंट अवस्था दर्शाते हैं। तो जिंक यदि हमेशा +2 जाना चाहेगा तो उसके लिए हमेशा मान क्या होगा बेटा? +∞ होगा। तो यहां से तो बात एक्सप्लेन हो जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आपको बेटा याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? ये पॉजिटिव किसके लिए, नेगेटिव किसके लिए। तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए? कोबाल्ट, एमएन और एफई के लिए मान पॉजिटिव है, और बाकी बचे हुए जो शेष हमारे पास 3D श्रेणी के तत्व हैं इनको छोड़ करके उसके लिए मान क्या बेटा? नेगेटिव। इस बात का मतलब क्या है? समझना बात ध्यान से। इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर, समझना, अगर मैं आपको ऐसे लिखता हूं कि ई नॉट कोबाल्ट +3 से +2, इसका मान बताओ क्या होगा? डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है नेगेटिव। तो बेटा आपको याद रखना है कि CO MN FE के लिए अधिकतम पॉजिटिव CO, उससे कम MN, उससे कम FE, बाकी सबके लिए क्या बेटा? नेगेटिव। तो क्या प्रक्रम ही होगा? तो बेटा क्योंकि ई नॉट CO+3 से CO+2 का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कोबाल्ट +3 और +2 में किस में अधिक स्थायी है बेटा? +2 में। तो क्या कोबाल्ट +3 +2 जाना चाहेगा? जी हां, जाना चाहेगा। सिमिलरली क्या MN की अगर हम बात करें, अगर ई नॉट MN +3 से +2 लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि क्या इसका मान पॉजिटिव है नेगेटिव? तो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, इसका मान क्या है? पॉजिटिव। तो क्या MN
+3 से +2 जाना चाहेगा, जी हाँ 100% जाना चाहेगा। सिमिलरली बेटा आयरन +3 से +2 जाना चाहेगा, जी हाँ 100% जाना चाहेगा। इसके अलावा मान लो कोई और के तत्वों की बात करूं, जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि क्या क्रोमियम है, क्या वो +3 से +2 जाना चाहेगा? तो बेटा E0 क्रोमियम का मान क्या है बेटा? नेगेटिव, क्योंकि क्रोमियम इस श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब क्रोमियम का अधिक स्थायी कौन है? +3 या +2? +3, क्योंकि +3 +2 में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसका E0 का मान क्या है बेटा? नेगेटिव। जिसका E0 का मान नेगेटिव, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव प्रक्रम नहीं होना चाहेगा। सिमिलरली मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वेनेडियम +3 से +2 जाना चाहेगा? तो आप मना कर देंगे, सर नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसका E0 का मान भी क्या है बेटा? नेगेटिव। तो इस तरह से बेटा आप अगर आप छोटी सी बात इसको याद रखते हो तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे डी ब्लॉक के, खासकर E0 के। आपका कोई सवाल यहां पर अटकने वाला नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, नोट करके चलेंगे, ध्यान से नोट करके चलें, इन सब बातों को लिख करके चलें, इसके बेस पर आप सारे सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा हम यहां पर ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। देखो ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब ये जो पॉइंट है बेटा, इसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ करके आ चुके हैं, कहां पर? पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर। देखना बेटा पुरानी बातें आपको याद आएंगी कैसे। देखो धात्विक ऑक्साइड क्या होता है बेटा? निम्न ऑक्सीजन अवस्था में क्षारीय होता है। धात्विक ऑक्साइड उच्च ऑक्सीजन अवस्था में अम्लीय होता है। और धात्विक अगर मध्यवर्ती ऑक्सीजन अवस्था में तो बेटा कैसा होता है? उभयधर्मी होता है। ये बात आपने सीखा हुआ है बेटा कहां पर? पीरियोडिक टेबल में। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे Z इफेक्टिव बढ़ता है, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है, और वैसे वैसे वहां पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं। ये बात आपने सीखा हुआ है बेटा कहां पर? पीरियोडिक टेबल में। याद करो बेटा, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने सीखा था बेटा, ऑक्सी अम्ल के अंदर आपने सीखा था बेटा वही वाली बातें। देखो जैसे कि MnO CrO, तो बेटा यहां पर क्या चार्ज है? Mn पे +2, Cr पे +2। निम्न ऑक्सीजन अवस्था है बेसिक, मतलब कि क्षारीय। MnO2 Cr2O3, याद करो बेटा Mn+4 Cr+3। याद है बेटा आपको कुछ तरीका सीखा था आपने? जनाबे आली, मन में 4 बार, देखो मन में 4 बार। पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार, करो 3 बार Cr+3। तो बेटा कैसे? एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, नोट कर लेना उभयधर्मी। और अगर इसको मैं उच्च में भेज दूंगा, जैसे Mn2O7 बेटा मैंगनीज +7 में है, क्रोमियम +3 +6 में, याद करो बेटा। इसके अम्ल बनते थे HMnO4 H2CrO4, इसका अम्ल बनेगा HMnO4 पर मैंगनीक एसिड, इसका बनेगा H2CrO4 क्रोमिक एसिड। तो बेटा एसिड क्यों बन रहे? क्योंकि इसमें कैसा प्रकृति है? अम्लीय प्रकृति। और वो क्यों है? क्योंकि तत्व क्या है बेटा? अपने उच्च ऑक्सीजन अवस्था बैठा हुआ है। तो बेटा ये कैसे है बेटा? अम्लीय प्रकृति के। तो बेटा ये सब बातें तो वही है जो आपने पीरियोडिक टेबल में सीखी थी, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट बात, रंग वाली प्रॉपर्टी। देखो बेटा संक्रमण धातु का आयनीय यौगिक निम्न कारणों से रंग प्रदान करते हैं। अब बेटा इसके बारे में आप लोग पहले पढ़कर आ चुके बेटा कहां पर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको पढ़ाया जा चुका है, तो ये बात आपको दोबारा से नहीं बताई जाएंगी, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। क्या क्या बेटा रीजन था? DD संक्रमण पढ़ा था बेटा आपने। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के बेटा आपने कुछ एग्जांपल देखे थे, याद है आपको? जैसे आपने KMnO4 का एग्जांपल देखा था, ये तो दोबारा आएगा। आपने एग्जांपल देखा था बेटा K2Cr2O7 का, आपने एग्जांपल देखा था बेटा CrO2Cl2 का, देखा था बेटा आपने देखा था कि बेटा Na2CrO4 का, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी आपने एग्जांपल यहां पर देखे थे। तो बेटा वही सब बातें वापस रिपीट होंगी। अगला क्या रीजन है बेटा? ध्रुवण के बारे में आप पढ़कर आ चुके हैं, कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। और होमोलुमो के बारे में पढ़कर आ चुके बेटा पी ब्लॉक के अंदर, जहां पर आपने F2Cl2Br2I2 में रंग के अंदर देखा था क्या क्या रीजन था। तो बेटा वही कुछ कारण यहां पर भी हो सकते हैं। मेन जो हमको रीजन देखने बेटा वो 2 रीजन यहां पर ही होंगे, डी ब्लॉक के अंदर मेन 2 रीजन यहां काम करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा इसके बाद कुछ यौगिकों के बारे में। पहला हमारे पास यौगिक है बेटा डी ब्लॉक का, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। K2Cr2O7 यौगिक की अगर बात करें बेटा, पहली बात तो ये आयनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है पोटेशियम का हर यौगिक कैसा होता है बेटा? आयनिक यौगिक होता है। पता ना बेटा, ये बात आपने इस ब्लॉक में सीखी थी। पोटेशियम का यदि हर यौगिक आयनिक यौगिक तो बेटा कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक। अब यदि संरचना के बारे में बात करें तो देखना बेटा ध्यान से, K अलग Cr2O7-2 अलग, समझना। क्रोमियम के बगल में Cr2O7-2 है, देखो बेटा क्रोमियम के बगल में O Cr डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताओ यहां पर क्रोमियम के लिए इसका जो संरचना है वो किस तरीके से? तो बेटा संकरण आप देख सकते हो बेटा, 1 2 3 4 बंद बन रहे हैं। संरचना क्या होगी? चतुष्फल की। देखो बेटा चतुष्फल की ज्यामिति, इसके बगल में 1 2 3 4 सिग्मा है ना, चतुष्फल की 1 2 3 4 चतुष्फल की बनेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप क्रोमियम +6 को देखो तो बेटा प्रतिचुंबकीय। क्यों? क्रोमियम का विन्यास क्या बेटा? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक बेटा 24, विन्यास का बनेगा हमारे पास में आर्गन 4s1 और 3d5। अगर मैं इसको क्रोमियम को +6 बनाता हूं तो 1 यहां से हटाऊंगा, 5 यहां से हटाऊंगा, कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बनेगा मेरे पास में? आर्गन। यहां पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब प्रजाति कैसी बेटा? प्रतिचुंबकी, इसलिए कैसा है? प्रतिचुंबकी। अच्छा इसका रंग के बारे में याद रखना बेटा आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। कैसा रंग का होता है बेटा? K2Cr2O7 नारंगी रंग का होता है बेटा। कैसा होता है बेटा? ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का। नारंगी रंग का मतलब क्या बेटा? ऑरेंज। ऑरेंज को लिख रहा हूं बेटा, समझाऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ऑरेंज कलर का ये होता है। अब कारण क्या है बेटा इसके पीछे रंग का? ये पता है आपको, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम जो आप पढ़कर आ चुके हैं बेटा कोऑर्डिनेशन के अंदर, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब अगला क्या क्या सवाल बनेगा बेटा वो बात करते हैं। देखो अगला सवाल आपसे पूछेगा कि यहां क्रोमियम पर आवेश बताओ, तो बेटा देख सकते हो -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1 -1 क्यों? होगी एक ऑक्सीजन 2 बंदित।
तो -2 से इधर +2 +2 +2 +1 +1, तो +2 +2 +1 +1 का मतलब क्या है +6। इस क्रोमियम पे बेटा +6, इस पर भी बेटा क्या चार्ज आएगा +6 आएगा, जो किसका उच्चतम। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जरा बताओ कि क्या यहां पर क्रोमियम ऑक्सीजन की सभी बंद बराबर है या कुछ बंद अलग है। तो बेटा आप देख सकते हो यहां पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये इन तीनों के अंदर ये जो 3 है और ये 3 जो है बेटा, ये 3, इनमें क्या होगा बेटा अनुनाद होगा। क्या होगा बेटा अनुनाद। पता है बेटा आपको अनुनाद क्यों होता है, कंडीशन आपको पता है बेटा, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, तो यहां पर बेटा अनुनाद होगा। मतलब कि नेगेटिव चार्ज को आप यहां शिफ्ट करोगे, पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करोगे, तो जहां पर नेगेटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज यहां रेजोनेंस करेगा, यहां नहीं कर सकता, यहां रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर यहां रेजोनेंस कर सकता है, इसका मतलब यहां पर अनुनाद होगा, और जहां पर अनुनाद होगा वहां पर बेटा क्या होगा, कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ बेटा आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा। अब बेटा जैसा यहां मिलेगा वैसा आपको यहां पर मिलेगा। अब अगर यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, कुछ ना कुछ बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, तो आप ऐसे कैसे बेटा सूत्र लगा सकते हो, क्या बॉन्ड ऑर्डर का सूत्र पता है बेटा आपको, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1 + π/σ। ये आपने शॉर्ट ट्रिक सीखा हुआ है बेटा, इसको अप्लाई करो। तो बेटा इस सूत्र को आप यहां अप्लाई कर सकते हो, यहां मत कर देना क्योंकि यहां पर अनुनाद नहीं हो रहा। ये सूत्र सिर्फ वहां अप्लाई हो पाएगा जहां पर अनुनाद हो रहा है। अब अनुनाद यहां पर हो रहा है तो बेटा यहां पर अप्लाई कर सकते हो आप। तो बेटा क्या लगाओगे, 1 + π बॉन्ड कितने बेटा 1 और 2, 2 पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या मान आएगा बेटा 1 + 2/3 मतलब कि 1.66। तो बेटा यहां बंद क्रम क्या आया 1.66। अच्छा यहां बंद क्रम क्या है बेटा 1, यहां तो 1 ही बंद है। इसका मतलब ये जो CRO का बंद है, ये जो साइड वाले बंद है, ये 1 ये 2 ये 3, ये तीनों बंद बराबर है। सिमिलरली 1 2 3 ये तीनों बंद भी बराबर है, इसका मान भी इतना ही आएगा। इसका बंद क्रम 1.66, इसका बंद क्रम 1.66 और इसका बंद क्रम 1, क्योंकि यहां तो एक ही बंदे को अनुनाद नहीं है। इसका मतलब ये जो बगल वाला CRO का बंद है, पहली बात तो तीनों बंद बराबर, ये तीनों बंद बराबर, मतलब कि 6 बंद तो यहां पर बराबर है। मतलब देखा जाए तो यहां पर 1 और 2, 2 प्रकार की बंद लंबाई होगी। एक तो जो कि साइड में है, ये तीनों वाले और ये तीनों वाले एक प्रकार की बंद लंबाई है, और ये वाली बंद लंबाई एक प्रकार की, यानी कि यहां पर 2 प्रकार की बंद लंबाई होगी। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट ये, कौन सा बंद बड़ा कौन सा बंद छोटा, तो जहां पर बंद क्रम अधिक है, जहां पर बंद क्रम अधिक है वहां बंद लंबाई छोटी है। मतलब कि साइड वाले ऑक्सीजन जो होंगे इनकी बंद लंबाई छोटी है एज कंपेयर टू द बीच वाला बंद, क्योंकि बीच वाला बंद को अनुनाद नहीं है। बंद क्रम कितना मान 1, तो 2 प्रकार की बंद लंबाई होगी CRO के मध्य। अंदर वाला CRO जो है हमारे पास, इसका बंद लंबा बंद है, बाहर वाला बंद लंबा, बाहर वाला बंद जो है वो कैसा बेटा छोटा बंद है। तो ये आपसे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सवाल पूछा सकते बेटा। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो रही है। अब हम देखते बेटा कैसे इसका निर्माण होता है। देखो यहां पर बेटा इस्तेमाल करते हैं हम क्या, क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट का अयस्क। ओर का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इसको अयस्क, अयस्क होता है बेटा, अयस्क को इंग्लिश में बेटा ओर बोलते हैं। अब देखो बेटा सूत्र क्या है इसका, FeCr2O4, इसको लिखा गया बेटा घुमा करके FeO.Cr2O3। ये एक नहीं है, इसी को घुमा कर लिखा है बेटा FeO.Cr2O3, ठीक है। इसको मिलाया बेटा हमने Na2CO3 7O2, इसको हमने यहां हीट कराई, हीट का सिंबल यहां पर है। क्या बनेगा बेटा Na2Cr4, इसका कलर होता है बेटा येलो। ये कैसा रंग का बेटा, येलो कलर का है, पीले रंग का है। Fe2O3 CO2 मिलेगा। अब इस येलो के अंदर हम लोग बेटा क्या करेंगे, H+ को फ्लो करेंगे। H+ कहां से आया बेटा, ये कोई तनु अम्ल से आया, तनु, एग्जाम्पल तनु H2SO4 से हमने इसका इस्तेमाल करा, ठीक है। तो जब इसमें फ्लो करेंगे तो क्या होगा बेटा, Cr4-2 क्या होगा बेटा, Cr2 से -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज में बन जाएगा। तो यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, देखना Cr4-2 जो है ये कन्वर्ट हो गया बेटा कहां पर हमारे पास, Cr2O7-2 में। अब इसका कलर क्या है बेटा, देखो इसका कलर क्या है, येलो। इसका कलर क्या है बेटा हमारे पास में, ऑरेंज। ध्यान रखना बेटा, कलर काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसका कलर क्या है बेटा, Na2Cr4 का येलो, इसका कलर क्या है बेटा, ऑरेंज। कौन से मीडियम में हुआ बेटा, H+ यानी कि एसिडिक मीडियम में। अगर उल्टा कर दूंगा तो OH- में क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बेटा, OH- क्या बोलता है बेटा, बेसिक B, बेस बनता है, आप समझना बेटा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, BOY, क्या रखोगे बेटा, बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है, बेसिक में ऑरेंज से येलो होता है। क्या बोला मैंने, बेसिक में ऑरेंज से येलो होता है, बेसिक में ऑरेंज से येलो होता है। क्या बोला मैंने, बेसिक में ऑरेंज से येलो होता है, याद रहेगी बात। अब बेटा इसलिए आपको कलर बेटा इंपॉर्टेंट था, और कलर आप इस तरह से यहां पर अप्लाई कर सकते हो कि बेसिक में यानी कि सारिया में ऑरेंज से येलो हो जाता है, इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। तो बेटा येलो बना, एसिडिक करा, Na2Cr2O7, इसमें आपने KCl को फ्लो करवाया, KCl सॉल्ट मिलाया, तो क्या मिला बेटा हमें, K2Cr2O7 जो कैसा कलर का है बेटा हमारे पास, ऑरेंज कलर का है। देखो बेटा अब ये जो प्रोग्राम है हमारे पास, ये कैसा प्रोग्राम बेटा, ये एक रेडॉक्स प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर क्रोमियम पे बेटा +6 चार्ज है, यहाँ पर भी क्रोमियम पे क्या चार्ज है बेटा, +6 चार्ज है। बेटा ये कैसा प्रोग्राम है, रेडॉक्स प्रोग्राम नहीं है। इस तरह का सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है बेटा, तापीय प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीटिंग। अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो बेटा हमने सीखा हुआ है कि अगर गर्म करते हैं तो अगर कभी कोई यौगिक जिसमें उच्च मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ये बात आपने सीखी थी बेटा कहां पर, ऑक्सीजन परिवार में। यदि किसी यौगिक में उच्च मात्रा में ऑक्सीजन होती है तो हीट करने पर डेफिनेटली आपको O2 मिलेगा। देखो बेटा O2 मिल गया। और ये बेटा Cr2O3 ये क्या है बेटा, आपको पता है आपको, हरा रंग का
अवक 6 पे हर रंग का यौगिक मिलता है आपको, जिसका इस्तेमाल करते बेटा कहां पर, आतिशबाजी में, याद है बताया था आपको एग्जांपल करके। नेक्स्ट देखो बेटा, आयतनिक विश्लेषण में Na2Cr2O7 की जगह K2Cr2 को उपयोग में लेते हैं। ये आपको याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों? क्योंकि Na2Cr2 में प्रकृति में आर्द्रता ग्राही होता है। ये आपको याद रखना बेटा, कैसा प्रकृति होता है बेटा, आर्द्रता ग्राही होता है, और Na2Cr2 में विलेयता K2Cr2 से अधिक होती है। पॉइंट यहां पर ये है, अगर हम कभी आयतनिक विलयन की बात करते हैं, आयतनिक विश्लेषण की बात करते हैं, तो यहां पर बेटा हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं हम, K2Cr2O7 का इस्तेमाल करते हैं, ना कि Na2Cr2O7 का। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो बेटा Na2Cr2 में विलेयता अधिक होती है। जब यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो किसी ना किसी को नीचे बैठकर अलग होना होता है, जो कि अलग कौन हो सकता है बेटा, K2Cr2O7 हो सकता है। Na2Cr2O7 कैसा होता है बेटा, आर्द्रता ग्राही होता है। अब इस बात को समझो आप कि क्यों ऐसा है कि Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 में Na2Cr2O7 में विलेयता अधिक है। याद करो बेटा याद करो बेटा, आप लोग पढ़ा था आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर विलेयता। विलेयता में हमने देखा बेटा एस-ब्लॉक के तत्वों की विलेयता कैसी होती है। याद करो बेटा, हमने दो कारण देखे थे, पहला कारण जालक ऊर्जा, दूसरा कारण जलयोजन ऊर्जा। और वहां पर हम क्या देखते हैं बेटा, कॉमन आयन। अब देखो बेटा कॉमन आयन कौन है यहाँ पर, Cr2O7-2, Cr2O7-2। अब देखो बेटा Cr2O7-2 ये किस प्रकार का आयन है बेटा, ये बड़ा आयन है, बड़ा है ना बेटा, बड़ा आयन है। और बड़े आयन में क्या देखते हैं बेटा हम, जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी को देखते हैं। तो जिसकी जलयोजन की मात्रा अधिक होगी, He का मान अधिक होगा, तो विलेयता का मात्रा भी क्या हो जाएगा बेटा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब He किस पर निर्भर करती है, आवेश पर। आवेश दोनों में समान है, Na+, K+, जिसका आकार छोटा, हाइड्रोजन एनर्जी अधिक, Na+ का आकार छोटा, जलयोजन की मात्रा अधिक, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक, विलेयता की मात्रा अधिक। इसी वजह से क्योंकि Na+ के आकार छोटा है, तो जलयोजन देख रहे हैं, तो बेटा इसलिए यहां पर विलेयता क्या है, Na2Cr2O7 की अधिक है बेटा, किससे, K2Cr2O7 से। तो बेटा पुराने कॉन्सेप्ट आप रिलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, यही बॉय आ गया बेटा, Cr2-2 येलो से किसमें चला गया बेटा, Cr2-2 में, येलो ऑरेंज में, ये एसिडिक में, और ये क्या हो गया बेटा, बेसिक में। वाली बात याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट बात देखो बेटा, यह अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। क्यों करता है? K2Cr2O7 की अगर बात करें, देखो बेटा K2, आपको अभिक्रिया दिख रही है बेटा, समझना बात को ध्यान से। K2Cr2O7 में क्रोमियम अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा हुआ है। जब भी कभी कोई तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा होता है, वह एक प्रबल ऑक्सीकारक की या एक ऑक्सीकारक की भूमिका तो कम से कम निभा सकता है। तो K2Cr2O7 भी एक ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है। अब देखना बेटा, अगर K2Cr2O7 ऑक्सीकारक की भूमिका निभाएगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा, खुद का करेगा अपचयन। तो K2Cr2O7 खास करके एसिडिफाइड का मतलब क्या है बेटा, अम्लीय माध्यम का इस्तेमाल करते हुए बताएंगे हम लोग। अम्लीय अगर है K2Cr2O7, तो क्रोमियम जाएगा बेटा +6 से कहां पर, +3 में। इसका बेटा क्रोमियम +3 का रंग कैसा होता है बेटा, ग्रीन। ये आपको याद रखना है, क्रोमियम +3 क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया क्या है। पहला आ गया बेटा हमारे पास H2S से सल्फर। सल्फर को देखते हैं, पुरानी बात याद आ जाएगी। सल्फर के बारे में आपको बताया क्या कहता बेटा, कि सल्फर -2 होगा, 0 होगा, +4 होगा और +6 होगा। ठीक है, याद है बेटा आपको, सामने था -2 वाला 0 में, 0 वाला +4 में, +4 वाला +6 में जाता है। इस प्रकार से देखो बेटा, K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 से कहां चला गया बेटा, +3 में, यानी कि क्रोमियम का सल्फेट बन जाएगा, जाकर सल्फेट होगा, सल्फेट बन जाएगा। सल्फर -2 कहां गया बेटा, 0 में। देखो SO2 में सल्फर में बेटा क्या चार, +4 कहां जाएगा बेटा, +6 में। देखो +6 चला गया। NO2 माइनस नाइट्राइट, नाइट्रोजन पे +3 चार्ज कहां चला गया, नाइट्रेट, +5 चार्ज। SO3 -2 सल्फाइट, सल्फर बेटा +4 चार्ज, +4 वाला कहां जाएगा, +6। देखो बेटा +6 चला गया। फिर देखो हैलाइड आयन Br- और I-, ध्यान रखना है, यहाँ पर F और Cl नहीं है, F - Cl मैं तो नहीं कर सकता। तो Br- I- क्या होगा बेटा, Br2 I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 वाला Fe+3 में। और लास्ट में बेटा सबसे बड़ा टेस्ट हमारे पास में, इसको बोलते हैं हम ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट क्या होता है, पहली बार टेस्ट को समझना। आपने बेटा कई बार ऐसा देखा होगा कि रात को कुछ लोग क्या होते हैं बेटा, नशे में गाड़ी चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो बेटा वहां पर क्या होता है, उनको रोकने के लिए बेटा जगह जगह पर नाके पर पुलिस खड़ी होती है। तो बेटा पुलिस के लोग क्या करते हैं, अगर उनको कोई संदिग्ध आदमी लगता है, तो गाड़ी रुकवा कर क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं कि आप इस ब्रीथ एनालाइजर के अंदर फूंक मारिए। तो जब वो उस व्यक्ति फूंक मारता है, तो क्या होता है बेटा, उसको पकड़ लेते हैं। अब वो पकड़ते कैसे, तो वहां पर यह अभिक्रिया होती है। होता क्या है कि ब्रीथ एनालाइजर जो होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है बेटा, एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है। क्या होता है बेटा, एसिडिफाइड K2Cr2O7, जो कि हल्का हल्का ऑरेंज कलर का या लाल रंग का आपको दिखाई देता है। अब क्या होता है बेटा, अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी होती है, तो बेटा उसके मुंह में शराब की सांद्रता अधिक होती है। शराब की सांद्रता अधिक होगी मतलब वहां पर शराब के बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे ही वो व्यक्ति उसमें शराब के बेटा कण होंगे, जैसे इसमें वो फूंक मारेगा, तो फूंक के थ्रू बेटा क्या होगा, शराब के कण भी जाएंगे। जब वो शराब के कण उसके मुंह के थ्रू उसमें जाएंगे, तो क्या बेटा, अभिक्रिया होगी। अब शराब किसकी बनी है बेटा, C2H5OH, अल्कोहल की। क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, तो क्या करेगा बेटा, इसका ऑक्सीकरण करके बना देगा बेटा इसको क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH। और जैसे CH3COOH बनेगा, हाथों हाथ Cr2O7 में क्रोमियम +6 चला जाएगा बेटा +3 में।
तो बेटा वहां पर क्या होता है कि जो उसका कलर होता है वो ऑरेंज से एकदम से ग्रीन हो जाता है, और जैसे ही ऑरेंज से ग्रीन होता है व्यक्ति को लगता है कि वो बच गया, कोई नशे में होता है, उसको लगता है कि बेटा ग्रीन सिग्नल मिल गया, पर हकीकत में बेटा क्या होता है, कड़ाई में आ जाता है, क्योंकि उसका कलर क्या होता है बेटा ऑरेंज से ग्रीन में आता है। अगर ऑरेंज का ऑरेंज ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, जाने देते हैं, पर अगर ऑरेंज से ग्रीन हो गया इसका मतलब क्या बेटा उसने शराब पी रखी थी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट करके चलेंगे आप। रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, इथेनॉल है, इथेनॉल जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा बेटा, इसका बन जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बेटा इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा जुड़ गई और क्रोमियम को क्या हो गया बेटा यहाँ पर अपचयन हो गया। तो बेटा याद रखोगे आप कि एसिडिक अगर मीडियम है, अम्लीय माध्यम है, तो क्रोमियम +6 से +3 में जाता है। रंग में क्या होता है बेटा, ऑरेंज से कहा जाता है बेटा ग्रीन में, हरे में, ऑरेंज से बेटा कहां जाएगा, हरे में, नारंगी से कहां जाएगा बेटा, हरे में। इसको आप याद रख के चलेंगे, रंग काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, रंग आपको याद रख के चलने पड़ेंगे। अगला देखो बेटा, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट। एक्चुअली में ये टेस्ट जो है बेटा वो किसके लिए, पी ब्लॉक का टेस्ट होता है, पर हम इसको यहां पर पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते क्यों है, खास बात क्या है बेटा, पहली बात समझेंगे। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या बात है बेटा, समझेंगे। पहली बात तो इसका इस्तेमाल क्या होता है बेटा, आयनिक क्लोराइड के लिए होता है, आयनिक क्लोराइड के परीक्षण में उपयोग में ले जाते हैं। कहां पर बेटा, आयनिक क्लोराइड के लिए, मतलब कि सहसंयोजक के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये समझेंगे हम रिएक्शन से। देखो बेटा रिएक्शन क्या है, पहली बात तो NaCl, मान लो कि कोई आयनिक यौगिक है, मान लो कोई आयनिक यौगिक है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरे पास जो विलेन मुझे दिया गया उसमें NaCl है कि नहीं, मतलब कोई आयनिक यौगिक है कि नहीं। अब अगर ये आयनिक यौगिक है जल में घोलने पर बेटा क्या होगा, Na+ अलग Cl- अलग, अभिक्रिया होगी बेटा K2Cr2 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर CrO2Cl2, लाल नारंगी रंग की वाष्प बनेगी। क्या बनेगी बेटा, लाल नारंगी रंग की वाष्प। इसका कारण भी क्या है बेटा, वही कारण है, क्या, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, याद है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। तो क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा बेटा, +6 आएगा। अब क्रोमियम बेटा +6 NaOH से अभिक्रिया करोगे तो ये अम्लीय, ये क्षारीय क्या बनेगा बेटा, लवण बनेगा, Na2CrO4 पीला विलेन बनेगा। इसको अगर आप लेड एसीटेट के पेपर के साथ लिया होगे, PbCH3COO होल्ड ट्वाइस के लेड एसिड के पेपर के साथ लिया होगा, क्या बनेगा बेटा, PbCrO4 का पीला अवक्षय बन सकता है। जैसे ही पीला अवक्षय बनेगा ये बात तय हो जाएगी उसमें क्या था बेटा, आयनिक क्लोराइड था। क्यों, अगर मान लो ये सहसंयोजक होता, मान लो एग्जांपल के लिए अगर ये AgCl होता तो सहसंयोजक तो पानी में घुलने पर Cl- देगा ही नहीं, जब तक ये Cl- नहीं देगा तब तक ये इससे अभिक्रिया करके CrO2Cl2 नहीं बना सकता। और अगर एक बार ये नहीं बनेगा तो लाल नारंगी वाष्प नहीं बनेगी, तो आगे की अभिक्रिया तो स्वतः ही नहीं हो सकती। इसलिए बेटा टेस्ट किसके लिए होता है, आयनिक क्लोराइड के लिए होता है। जैसे कि क्या AgCl टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्या HgCl2 टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्या KCl ये टेस्ट देगा, हां देगा, क्योंकि आयनिक होता है। पता है बेटा आपको Na के RB से सभी कंपाउंड आयनिक होते हैं। अच्छा मान लो आपसे मुझे क्या ZnCl2 टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्या PbCl2 टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्या CaCl2 टेस्ट देगा, जी हां देगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, आयनिक यौगिक है। तो आयनिक क्लोराइड ये टेस्ट को दे सकते हैं, और जो सहसंयोजक होंगे बेटा टेस्ट को नहीं दे पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके चलिएगा। अगला पॉइंट, K2Cr2O7 H2O2 का क्रिया करके CrO5 देता है, जिसके कारण विलेन का रंग गहरा नीला होता है। बेटा इसको याद रखेंगे बेटा, क्या बनता है हमारे पास में, CrO5 बनता है। CrO5 में बेटा क्रोमियम पे क्या चार्ज है बेटा, इसका ऑक्सीजन अवस्था संबंध निकालना, इस पर क्या चार्ज है बेटा, +6 चार्ज होता है, +10 चार्ज आएगा अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालोगे, तो +10 तो हो नहीं सकता, क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा बेटा, +6 चार्ज आएगा। नोट करके चलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब अगला यौगिक बेटा हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 की अगर बात करें बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट यौगिक है हमारे पास। पहले बात करते हैं बेटा ये क्या है, आयनिक कंपाउंड, जी हाँ ये भी आयनिक यौगिक है, पोटेशियम का हर यौगिक आयनिक यौगिक होता है। तो यदि KMnO4- की संरचना के बारे में बात करें, देखो बेटा Mn के साथ में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O- ये सर। पहले बात करेंगे यहां पर संरचना के बारे में। देखो बेटा 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बन, संरचना क्या, चतुष्फल की है। अगला प्रकृति कैसा है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। तो मैंगनीज की अगर बात करें बेटा, मैंगनीज का परमाणु क्रमांक क्या है, 25। विन्यास लिखा बेटा, क्या बनेगा हमारे पास में, आर्गन 4s2 3d5, ये विन्यास बन गया। अब यदि हम Mn को +7 बनाए तो क्या बनेगा, 2 यहां से 5 यहां से, क्या बनेगा बेटा 0, आर्गन। कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब प्रजाति कैसी है बेटा, प्रतिचुंबकीय। तो यही लिखा बेटा प्रतिचुंबकीय। अगला रंग कैसा बेटा, बैंगनी रंग। रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रंग याद रखना बेटा। KMnO4 कलर क्या होता है बेटा, पर्पल। क्या कलर होता है बेटा इसका, पर्पल कलर होता है, बैंगनी रंग होता है, याद रखना है आपको। ऑक्सीकारक प्रकृति, क्यों, क्योंकि तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में बैठा हुआ है। Mn क्या बेटा, अपनी +7 बैठा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कारण का रंग का कारण क्या है बेटा, देखो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, मतलब कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम कैसे कलर आता है। अब जो सवाल हमने वहां पर देखे थे, देखो वही सवाल यहां बनेंगे। पहले बात तो आवेश कैसा आया, -2 +2 -2 +2 -2 +2 -1 +1। क्या इसमें भी K2Cr2O7 की तरह ही दो अलग अलग तरीके की ऑक्सीजन और तत्वों के मध्य बंध लंबाई है या नहीं है, तो बेटा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर अनुनाद होगा, यहां अनुनाद होगा बेटा, नेगेटिव यहां शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। सब में अनुनाद हो सकता है, सब में क्या होगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और सब में यदि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो सबकी बंध लंबाई समान होगी। अब यहां पर अप्लाई करो बेटा शॉर्ट तरीका, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कहता है बेटा 1 + 5/σ।
अप्लाई करो बेटा 1 प्लस पाई बॉन्ड कितने 1 2 3 पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड 4 मान कितना है बेटा 1.75 तो बंध क्रम कितना है बेटा 1.75। तो क्या यहां पर कोई भी बंध सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? ना तो कोई बॉन्ड सिंगल है ना कोई बॉन्ड डबल है, सबके सब बॉन्ड क्या है बेटा 1.7 बंध क्रम वाले हैं। मतलब सबकी बंध लंबाई सिंगल बॉन्ड वाले से छोटी और डबल बॉन्ड वाले से बड़ी होगी, वो जिस प्रकार बता सकते हैं बेटा। इसका नाम क्या बेटा पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम है। नेक्स्ट बात देखो बेटा, निर्माण की विधि क्या है बेटा? पायरोलूसाइड एक अयस्क होता है बेटा। क्या होता है? पायरोलूसाइड एक अयस्क होता है जो कि काले रंग का होता है बेटा। कैसा होता है? काले रंग का होता है। इसका रंग होता है बेटा काला, ये काले रंग का होता है। अब देखना बेटा MnO2 में अगर Mn पे ऑक्सीजन अवस्था देखो क्या आएगा बेटा Mn+4। मन में 4 बार कैसा होता है बेटा? याद है बेटा उभयधर्मी होता है। तो बेटा कैसी प्रकृति का? उभयधर्मी प्रकृति का। अब यदि ये उभयधर्मी है तब क्या करेगा बेटा? ये अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, क्षार से भी अभिक्रिया करेगा। अभी क्या कर रहे बेटा? इसका अभिक्रिया कर रहे हैं KOH जो कि क्या है बेटा? क्षार है। तो क्षार क्या बेटा क्या करेगा? ये काले रंग का Mn+2 किसकी तरह वर्क कर रहा है बेटा? ये क्या है? उभयधर्मी। और यदि कोई उभयधर्मी है तो वो क्या करेगा बेटा? अम्ल के साथ में क्षार बन जाएगा और क्षार के साथ में अम्ल बन जाएगा, तो लवण बनाएगा बेटा। क्या बेटा? K2MnO4। इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम है पोटेशियम। इसका नाम क्या बेटा? पोटेशियम मैंगनेट। क्या नाम बेटा? पोटेशियम मैंगनेट। समझना बात ध्यान से, मैंगनेट नाम है क्योंकि Mn क्या है बेटा? +6 में है। यहां पर Mn क्या है बेटा? +6 में। यहां पर Mn क्या है बेटा? +4 में। पोटेशियम मैंगनेट। अब यदि इसका वैद्युतीय ऑक्सीकरण करोगे जो कि औद्योगिक विधि है तो क्या बनेगा बेटा? KMnO4। इसका नाम क्या बेटा? पोटेशियम पर मैंगनेट क्योंकि ये उच्चतम है। याद करो बेटा पी ब्लॉक में आपको सिखाया था कि अगर कोई तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था प्लस से बन जाता है तब उसके नाम के आगे इक लगाते हैं। याद है बेटा? पर क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरेट, वैसे वैसे बेटा पर मैंगनिक अम्ल, पर मैंगनेट, मैंगनिक अम्ल, मैंगनेट। इस प्रकार बेटा निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो वही सब पुरानी बातें हैं। अगला, अगर आप इसको किसी अम्लीय माध्यम में या CO2 के प्रदर्शन में लेकर आते हो तो अम्लीय माध्यम में या CO2 के प्रदर्शन में लेकर आओगे बेटा। CO2 क्या बेटा? अधातु का ऑक्साइड, उच्च में ऑक्साइड, इसका मतलब ये भी अम्लीय है। ये किससे लेकर आते हैं बेटा? सामान्यतः इसका यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे मतलब कि तनु H2SO4 इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। क्या बनेगा? KMnO4 MnO2। ये बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। एक्चुअली में ये क्या है बेटा हमारे पास में? ये है बेटा हमारे पास में विषमानुपातन अभिक्रिया। ये क्या है बेटा हमारे पास में? विषमानुपातन अभिक्रिया। विषमानुपातन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया बेटा? समझना बात को ध्यान से। अगर मैंगनीज +6 में है और एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में Mn+6 हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। एसिडिक मीडियम में Mn+6 हमेशा विषमानुपातिकरण अभिक्रिया दर्शाएगा। जैसे कि Mn+6 कहां गया बेटा? MnO2। देखो बेटा MnO2 में Mn पे क्या +4, KMnO4 बेटा Mn पे क्या गया बेटा? +7। तो बेटा देखो एक का ऑक्सीकरण एक का ही अपचयन हो गया, मतलब अभिक्रिया क्या है? विषमानुपातिकरण। अगला, अगर आपने इसका ओजोन से अभिक्रिया कर बेटा, ओजोन क्या बेटा? अच्छा ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन देगा मतलब K2MnO4 का ऑक्सीकरण करेगा, K2MnO4 KMnO4 बना देगा। और Cl2 बेटा क्या है? एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करेगा, क्या बनेगा बेटा? KMnO4 और साथ में KCl का निर्माण कर देगा। तो बेटा आप ये बात देख सकते हो कि K2MnO4 की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट यौगिक है, इससे आप सभी तरीके से अलग अलग तरीकों से KMnO4 का निर्माण कर सकते हो। नेक्स्ट बात देखना बेटा, K2MnO4 हरे रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? हरे रंग का। इसका रंग याद रखना बेटा, कैसा रंग है? हरे रंग का होता है। प्रबल क्षारीय माध्यम में स्थायी होता है। कैसा होता है बेटा? प्रबल क्षारीय माध्यम में स्थायी होता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में इसका विषमानुपातिकरण होता है। जैसा अभी हमने देखा, ये जो अभिक्रिया बेटा इसमें क्या होगा? विषमानुपातिकरण हो। अब सवाल आपसे पूछ सकता है कि बेटा बताओ बेटा CO2 जो है इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि CO2 क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ अम्लीय माध्यम देगा। यह एक अपचय की भूमिका नहीं निभा सकता। यह अपचय की भूमिका क्यों निभा सकता? क्योंकि ये क्या है बेटा? अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा हुआ है। यह कर सकता है बेटा, सामने वाले का ऑक्सीकरण नहीं कर सकता है। सामने वाला केवल क्या दिखाएगा बेटा? ये अपना अम्लीय गुण ही दिखा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, प्रयोगशाला विधि में किस तरह बनता है बेटा? Mn+2 लवण को पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन से ऑक्सीकृत करवाया जाता है। अब देखो बेटा पुराना ज्ञान याद करो, आप पुराना ज्ञान याद करो बेटा। आपने सिखाया था पी ब्लॉक के अंदर पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O8। याद है बेटा? H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इससे अगर आप दोनों H+ निकाल दोगे तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास? H2O8-2 मतलब कि पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन बनेगा हमारे पास इस तरीके से। तो यदि मैंने Mn+2 को अभिक्रिया करी इससे तो क्या बनेगा बेटा? MnO4- बनेगा। इस तरह से अभिक्रिया देख सकते हो। प्रॉपर्टी क्या क्या बेटा देखना, यह बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। कैसा बेटा? बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय यौगिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि Mn अपने हाईएस्ट में बैठा हुआ है, उच्चतम में है, तथा Mn+2 अपचित हो जाता है जो कि स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझाएंगे आपको थोड़ी देर बाद एग्जांपल रिएक्शन लेकर के। तापी प्रभाव क्या होता है बेटा? देखो इसमें बेटा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन निकल जाएगा। देखो ऑक्सीजन निकल गया। अगला, सांद्र H2SO4 का अभिक्रिया क्या होगी? समझना, KMnO4 को अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 से अभिक्रिया करते तो क्या होगा? तो देखना बेटा, अगर मैंने KMnO4 को रिएक्शन करा बेटा किससे? सांद्र H2SO4 से, तो बेटा ये क्या करेगा? पहले तो बनाएगा आपके पास में HMnO4
अब क्योंकि इसके अंदर बेटा कैसे गुण होते हैं, इसके अंदर कैसे गुण होते हैं बेटा, ये निर्जली कारक होता है, याद है आपको, ये निर्जली कारक होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो क्योंकि ये निर्जली कारक है, यदि ये निर्जली कारक है, इसका मतलब क्या करेगा बेटा, यहां से जल निकाल देगा। तो एक HMnO4 बगल में दूसरे HMnO4 के साथ में आएगा, तो 2 H बाहर निकलेंगे, एक O बाहर निकलेगा, क्या बनेगा बेटा, Mn2O7। देखो बेटा इसके बगल में एक और आएगा HMnO4 आएगा ना बेटा। अब क्या होगा बेटा, इसका दोनों यहां से H, ये तो H निकल गए, ये एक O को लेके चला जाएगा, यहां से क्या बचेगा बेटा हमारे पास में, देखो क्या बनेगा, Mn तो बनेंगे 2 तो बनेंगे Mn2, O कितने रहेंगे, देखो बेटा 4 और 4 8 थे, एक चला गया, क्या बचा बेटा Mn2O7। इस प्रकार हमारे पास क्या बनेगा बेटा Mn2O7। अब ये Mn2O7 कैसा होता है बेटा, विस्फोटक प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा, विस्फोटक होता है, मतलब एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो बेटा कैसे नेचर का, ही एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। इसलिए बेटा कभी भी अगर निर्माण करना होता है इसका, तो डायरेक्टली हम सांद्र एस्टोबर का निर्माण, सांद्र एस्टोबर का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, यह स्वसूचक है, सेल्फ इंडिकेटर कैसे होता है, एग्जांपल से बताएंगे आपको अभी। नेक्स्ट अभिक्रिया देखो बेटा, KMnO4 का अगर अभिक्रिया की बात करें तो KMnO4 भी बेटा क्या है, अच्छा ऑक्सीकारक भूमिका निभाएगा, क्योंकि यहां पर बेटा Mn क्या है बेटा +7 में, यह एक अच्छा ऑक्सीकारक है, K2Cr2O7 से अच्छा ऑक्सीकारक, क्योंकि यहां पर Mn क्या है बेटा +7 में उपस्थित है, जबकि क्रोमियम में वहां क्या था बेटा +6 में था। तो Mn क्या होगा बेटा +7 से कहां जाएगा बेटा Mn+2, जो कि क्या होता है बेटा रंगहीन, क्या होता है बेटा रंगहीन। अब रंगहीन होने की वजह से ही जो भी हमने बात देखी थी कि बेटा ये क्या होता है बेटा, यह जो भी आपने बात देखा बेटा, ये स्वसूचक है, ये स्वसूचक सेल्फ इंडिकेटर कैसे काम करता है बताएंगे आपको, देखना भी। पहले आप रिएक्शन देखो बेटा, MnO4- में बेटा Mn+7 में है, क्या करेगा बेटा ऑक्सीकरण करेगा। अब सल्फर वापस से आएगा, सल्फर के बाद वापस से वाली बात, सल्फर के पास क्या क्या बेटा -2 है, सल्फर 0 है, +4 है, +6 है। -2 वाला 0 में जाएगा, 0 वाला +4 में जाएगा, +4 वाला +6 में आने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखना बेटा, सल्फर H2S में -2 कहां गया बेटा, 0 में, देखो 0 में चला गया। SO2 में सल्फर +4 कहां जाएगा बेटा, +6 में सल्फेट बना देगा। NO2- नाइट्राइट में, नाइट्रोजन +3 में क्या बनेगा, नाइट्रेट, +5 में। Fe+2 +3 में हेलोजन किसको छोड़ करके, फ्लोरीन को छोड़ करके, F- का यह ऑक्सीकरण नहीं कर सकता है, F- से इलेक्ट्रॉन छीनना ना के बराबर पॉसिबल है। Cl- को Cl2 में, Br- को Br2 में, I- को I2 में कर सकता है, F- को नहीं कर सकता। HCOOH को बेटा CO2 + H2 करेगा। ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑक्जेलिक एसिड का बेटा करते हैं हम टाइट्रेशन, किससे बेटा, KMnO4 से। लेबोरेटरी में अगर आप कभी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, इनफैक्ट अगर आप कभी कोई टाइट्रेशन करते हो, तो टाइट्रेशन प्रक्रम में जनरली आपको पहले रिएक्शन करवाते हैं बेटा KMnO4 की ऑक्जेलिक एसिड से। तो बेटा इसमें क्या होता है, हमारे पास नीचे में एक बीकर में बेटा ऑक्जेलिक एसिड रखा होता है, और ऊपर बेटा एक ब्यूरेट होती है। ब्यूरेट में क्या करते हैं बेटा, हम KMnO4 को फिल कर देते हैं। अब होता क्या है बेटा यहाँ पर, कि जब ब्यूरेट होती है, इसमें बेटा छोटा सा नल लगा होता है, छोटा सा अगर हम जैसे चालू करेंगे तो KMnO4 बेटा ऊपर से नीचे गिरेगा, और यह क्या होगा बेटा, ऑक्जेलिक एसिड में टपक जाएगा। अभिक्रिया होगी, ऑक्जेलिक हेड का बेटा क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, CO2H2 बना करके वाष्पीकरण होकर के CO2H2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, H2 वहीं का वहीं रह जाएगा। होगा क्या कि KMnO4 जो पर्पल था वो अपने आप को रंगहीन कलरलेस में कन्वर्ट कर लेगा। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही आप यहां पर टाइट्रेशन करोगे, बीकर रखा हुआ है नीचे, आपको यहां पर ऑक्जेलिक हेड की सांद्रता के बारे में पता नहीं होता, आपको ना तो उसके मोलैलिटी के बारे में पता है, ना आपको कुछ पता है, कोई बात नहीं, पर आप वहां पर पता करना चाहते हो टाइट्रेशन के थ्रू। तो टाइट्रेशन में क्या होता है बेटा, आप यूज करते हो बेटा M1V1 = M2V2। ये सूत्र बेटा आपने देखा भी होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। अब यहां पर होता क्या है बेटा कि KMnO4 की हमें मोलरता पता है, उसका हमें वॉल्यूम भी पता होगा, कैसे, क्योंकि जितना खाली होगा उसको हम देख लेंगे। नीचे जो हमारा बीकर रखा हुआ है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड है, तो जैसे जैसे KMnO4 ऊपर से नीचे की ओर टपकेगा, टपकने पर क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, वो बैंगनी से कन्वर्ट होना शुरू होगा बेटा, किसमें, कलरलेस में। होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नीचे वो बैंगनी रंग गायब होना शुरू, मतलब बैंगनी रंग आपको दोबारा दिख जाएगा। बैंगनी रंग बेटा रंगहीन हो गया, रंगहीन हो रहा है, एक पॉइंट पर आपको दोबारा बैंगनी रंग दिखेगा। जैसे आपको बैंगनी रंग दिखेगा, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन स्टॉप होगी। तो बेटा ये क्या करेगा, ये खुद ही सूचक बता रहा है, ये खुद ही बता रहा है कि रिएक्शन स्टॉप होगी। तो बेटा ये क्या है, एक स्वसूचक की भूमिका निभाता है। सिमिलरली बेटा क्या होता है, अब अगली अभिक्रिया जो हम देखेंगे बेटा Mn+2 के साथ में, बेटा वो क्या करता है बेटा, खुद ही अपने एक ऑटो कैटलिस्ट की तरह स्व उत्प्रेरक के रूप में काम करना शुरू करता है। तो बेटा यहां पर हमने देखा किसके बारे में, स्वसूचक के बारे में। तो बेटा ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो H2O3 - 2 ये वाली, ये देख ली बेटा, ये ऑक्जेलिक एसिड है। कौन सा बेटा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, जो कि कहां पाते हैं, टमाटर मिलता है, पता है आपने बायोलॉजी के पढ़ते हो बेटा, CO2H2, ठीक है। H2O3 - 2 थायोसल्फेट आयन, याद करो थायोसल्फेट, सल्फर बेटा एवरेज चार्ज +2, क्या होगा बेटा, यह बनेगा आपका टेट्राथायोनेट, सल्फर बेटा क्या चार्ज आएगा, +2.5। तो बेटा यहां पर सल्फर का ऑक्सीकरण कर दिया और खुद का क्या हो गया बेटा, अपचयन हो गया। तो अम्लीय माध्यम में, याद रखना बेटा आपको, अम्लीय माध्यम में MnO4- मैंगनीज जो है वो +7 से +2 में चला जाता है, बैंगनी से रंगहीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला देखो बेटा, उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में क्या होगा। तो उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में MnO4- बेटा क्या चार्ज है, +7। उदासीन है यानी न्यूट्रल है, या फिर दुर्बल क्षारीय मतलब कि वीकली बेसिक है, तो क्या होगा बेटा, ये जाएगा MnO2 में,
+4 में, इसका क्या हो गया बेटा, अपचयन हो गया, Br माइनस को बेटा BrO3 माइनस में, I माइनस को बेटा क्या है IO3 माइनस में, Mn+2 को बेटा क्या है MnO2 में। तो बेटा यहां पर क्या कर रहा है बेटा, ये खुद ही Mn+2 के साथ में क्या कर रहा है बेटा, स्व उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। तो बेटा इस प्रकार से हमने देखा क्या क्या अभिक्रियाएं हो सकती है बेटा, KMnO4 की, K2Cr2O7 की। इसके बेटा यौगिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इन सब यौगिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ेंगे, और इस तरीके से बेटा हमारे पास यहाँ पर डी ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।